रात में किसी ने मेरे पीने वाली शैंपेन में दवा मिला दी। लड़खड़ाते हुए मैं अपनी मंगेतर को ढूंढने गया, लेकिन स्टडी रूम के दरवाजे पर किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बगल वाले कमरे में खींच लिया। वह मेरी मंगेतर की ठंडी स्वभाव वाली छोटी बुआ फू शुइंग थी। मैं हमेशा से उनसे डरता था। वह लड़का कहाँ भाग गया? मिस ने तो कहा था कि वह दूसरी मंजिल पर ही है। अगर आज रात उसे म्यांमार सीमा वाली गाड़ी में नहीं भेजा तो हम दोनों की खैर नहीं। दरवाजे के बाहर दो आदमियों की आवाजें गूंजी। उसने तुरंत दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। वह लड़का जरूर अंदर है। अबे बदमाश, दरवाजा खोल। दवा का असर चढ़ चुका था। मेरा पूरा शरीर बेदम हो गया, नजरें धुंधली पड़ गईं और मैं जमीन पर गिर पड़ा। आज तो मेरी मौत तय थी। अनाथालय में 18 साल तक कठिन जीवन बिताया, बड़ी मुश्किल से विश्वविद्यालय में दाखिला पाया, फिर अपने असली माता पिता ने मुझे वापस अपनाया। अभी चैन के कुछ दिन भी नसीब नहीं हुए थे कि क्या अब सब खत्म होने वाला था। मरना चाहते हो? बाहर अचानक सन्नाटा छा गया, केवल दहशत भरी खामोशी रह गई। लगता था वे लोग चले गए थे। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन शरीर की जलन और तेज होती गई। मेरी चेतना धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। मैं किसी तरह उठकर लड़खड़ाते हुए दरवाजे पर खड़ी उस लंबी और पतली आकृति की ओर बढ़ा। मैंने सीधे उसकी पतली कमर को बाहों में भर लिया और सिर झुकाकर उसके होंठों को चूम लिया। ऐसा लग रहा था मानो मैं उसे अपने भीतर समा लेना चाहता हूँ। जब तक मुझे हल्का सा खून का स्वाद महसूस नहीं हुआ, तब तक मेरी धुंधली चेतना वापस नहीं आई। फू शुइंग, तुम कितनी आकर्षक हो। जियांग चेन, तुम्हें पता है तुम किसे चूम रहे हो? मेरी सारी समझ दवा के असर में जलकर खत्म हो चुकी थी। मैं उसके कान के पास धीमे स्वर में बुदबुदाता रहा। वह औरत जो हमेशा पुरुषों से दूरी बनाए रखती थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह मेरे साथ उलझ जाएगी। मैं उसके होंठों को बार बार चूमता रहा और भारी आवाज में लगातार उसका नाम पुकारता रहा, फू शुइंग। जब मेरी पूरी तरह आंख खुली, तब भी मैं फू शुइंग को कसकर गले लगाए हुए था। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया है, मेरा शरीर कांप उठा। अब कुछ भी वापस नहीं हो सकता था। उसकी हमेशा ठंडी रहने वाली आंखों में इस समय हल्की सी मुस्कान थी। आराम से बेबी। न, मुझसे गलती हो गई। छोटे बदमाश, सब कुछ कर लेने के बाद अब मुकरना चाहते हो? उसने अपनी तर्जनी मेरी होंठों पर रखी और मुझे चुप रहने का इशारा किया। कोई आ रहा है? मैं घबराहट में अपनी मुट्ठियां कसकर भींच चुका था। वह मेरी मंगेतर थी। फू येन का चेहरा पल भर में ठंडा पड़ गया। देखो, जियांग चेन सचमुच किसी दूसरी औरत के साथ रंगरेलियां मना रहा है। जब मैंने अपनी बाहों में मौजूद फू शुइंग को देखा तो मैं बुरी तरह घबरा गया। किसी ने जियांग यीबाई को पकड़कर जमीन पर घुटनों के बल गिरा दिया। ये क्या हो रहा है? फू शुइंग की आंखों में व्यंग्य और गहरा हो गया। वरना तुम्हें क्या लगा था? जियांग चेन ऐसा इंसान नहीं लगता जो शादी से पहले ऐसी हरकत करे। दीदी, क्या आपको पूरा यकीन था कि जियांग चेन बेहोश हो जाएगा? अगर वह बेहोश ही ना होता तो वह चाहे जितना सहन कर ले, तुमसे ज्यादा नहीं सह सकता। जो दो लोग तुमने भेजे थे, क्या वे भरोसेमंद हैं? अगर वे उसे पकड़ ही ना पाए तो? घबराओ मत, मैंने एक अधेड़ औरत का भी इंतजाम कर रखा था। अगर वे दोनों नाकाम भी हो जाते तो मेरे पास दूसरा तरीका था। जैसे ही वह कोई शर्मनाक हरकत करता, मैं लोगों को लेकर पहुंच जाती और सबको दिखाती कि वह असल में कैसा इंसान है। दीदी, आपने मुझसे शादी करने का वादा किया था, सिर्फ इसलिए कि मैं जियांग परिवार का असली खून नहीं हूँ? आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगी? कैसे हो सकता है? तुम इतने शानदार हो, मैं तुम्हें किसी और के हिस्से में कैसे जाने दूं? अपनी मौजूदा स्थिति का ख्याल आते ही जो वह हमेशा शांत रहती थी, उसके चेहरे पर भी घबराहट साफ झलकने लगी। वह तुरंत मुड़ी और बाहर भागी, मुख्य भवन में मेरी तलाश करने लगी। जब उसने मुझे पहली बार देखा था, नाशपाती के फूलों वाले पेड़ के नीचे, उसे लगा था कि इस दुनिया के सारे सुंदर शब्द अगर किसी पर झंझते हैं तो वे आ चेन पर ही झंझते हैं। फू शुइंग न जाने कितनी देर तक मुझे देखती रही, जब तक कि उसकी सहायक ने आकर उसे काम की याद नहीं दिलाई। तब वह मुड़कर वापस स्टडी रूम में काम करने चली गई। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि आ चेन उसकी बदकिस्मत भतीजी का मंगेतर है, उसकी हाथ में पकड़ी स्टील पेन अचानक कस गई। फू यी, वह भी इसके लायक है। उसके मन में एक पागलपन भरा ख्याल तेजी से जन्म लेने लगा। आ चेन से शादी करने वाली वह क्यों हो? वह मैं क्यों नहीं हो सकती? फू शुइंग ने मुख्य भवन में काफी देर तक मुझे ढूंढा और आखिरकार दूसरी मंजिल के गलियारे में मुझे दीवार का सहारा लेकर लड़खड़ाते हुए चलते देखा। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरने वाला था, उसने तुरंत दरवाजा खोला और मुझे कमरे के अंदर खींच लिया। वाकई इसे दवा दी गई है। फू ये जैसी निकम्मी। फू परिवार की सदस्य कहलाने के भी लायक। इस समय फू यी और जियांग यीबाई अब भी घुटनों के बल जमीन पर बैठे थे। फू यी डर के मारे कांप रही थी, लेकिन यह सोचकर कि उसने पहले ही निगरानी कैमरों का इंतजाम कर दिया था, उसने मन ही मन राहत की सांस ली। वहीं जियांग यीबाई मुझे घूरता रहा। दरवाजे पर जमा मेहमान तमाशा देखने आए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि मुख्य किरदार फू शुइंग है, सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। फू परिवार के मुखिया फू युआनशिंग अपनी छड़ी के सहारे तेजी से वहां पहुंचे। कमरे का दृश्य देखते ही उनकी हमेशा शांत रहने वाली आंखों में भी हैरानी की झलक दौड़ गई। शुइंग, उनकी वह छोटी बेटी जो कभी किसी पुरुष के करीब नहीं जाती थी, इस समय जियांग चेन की बाहों में टिकी हुई थी। फू युआनशिंग को अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने जोर से अपनी आंखें मल डाली
लेकिन देखा कि उनकी छोटी बेटी फू शुइंग ने बस हल्के से उनकी ओर सिर हिला दी। फू युआनशिंग के मन में एक साथ कई भाव उमड़ पड़े। एक तरफ उन्हें खुशी थी कि उनकी बेटी आखिरकार प्रेम को समझने लगी, दूसरी तरफ इस बात की असहजता भी थी कि वह अपनी ही पोती के मंगेतर के साथ थी और ऊपर से यह सब इतने सारे मेहमानों के सामने हो रहा था। तभी जियांग परिवार के माता पिता भी खबर सुनकर पहुंच गए। उन्हें लगा था कि उनका बेटा सचमुच किसी दूसरी औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है और वे सबके सामने उसे बुरी तरह डांटने ही वाले थे। नालायक! लेकिन जैसे ही उन्होंने उस औरत का चेहरा साफ देखा, दोनों के चेहरे पर हैरानी और खुशी एक साथ उभर आई। उनके दिल में तो मानो खुशी की लहर दौड़। जियांग के पिता ने जटिल भावों के साथ जियांग चेन की बाहों में मौजूद फू शुइंग की ओर देखा। मिस फू शुइंग पहले तो उन्हें जवाब देना नहीं चाहती थी, लेकिन यह सोचकर कि वह मेरे पिता हैं, उसने बस हल्के से जवाब दिया। जियांग के पिता ने जब फू शुइंग का जवाब सुना तो उनके चेहरे पर हैरानी छा गई। उसने सचमुच जवाब दिया। जियांग के पिता मन ही मन खुश होकर इस बड़ी बेटी से संबंध जोड़ने का सपना देख ही रहे थे कि घुटनों के बल बैठी फू यी अचानक चीख पड़ी। जरूर, जियांग चेन ने छोटी बुआ को बहकाया है। छोटी बुआ, आपको भी दवा दी गई थी ना? नहीं तो आप ऐसे आदमी के साथ कैसे हो सकती हैं? वो तो बस अनाथालय से निकला एक सड़क छाप गुंडा है। मैंने अपने भीतर के गुस्से को बड़ी मुश्किल से दबाया और दोनों मुट्ठियां कसकर भींच ली। फू यी उस दिन से मुझसे नफरत करने लगी थी जिस दिन मैंने उसे ठुकरा दिया था। तुम जैसे दो मुंहे आदमी से मैं फू यिन सगाई तोड़ती हूँ। सगाई तोड़ोगी? फू और जियांग परिवार 10 साल पहले से दक्षिण पूर्व एशिया के कारोबार में साझेदार थे। अगर अब सगाई टूट गई तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि दोनों परिवारों का सहयोग भी खत्म हो जाएगा? तो मेरे खरीदे हुए शेयरों का क्या होगा? वह तो कई अरबों का मामला। ये लड़का तो देखने में बड़ा सीधा साधा लगता है, फिर अपनी मंगेतर की छोटी बुआ को कैसे बहका सकता है? जैसे ही जियांग के पिता ने सुना कि फू यी सगाई तोड़ना चाहती है, वह घबरा गए। बुजुर्ग मालिक, यह सगाई नहीं टूटनी चाहिए। दक्षिण पूर्व एशिया के कारोबार में भले ही जियांग परिवार की हिस्सेदारी कम हो, लेकिन पिछले 10 सालों से मैंने दोनों परिवारों के लिए अपनी जान लगा दी। दिन रात वहीं काम किया, यहाँ तक कि अपने बेटे की परवरिश तक का समय नहीं मिला। बचपन से लाड प्यार में पली फू यी ने ऊपर से शराब भी पी रखी थी, इसलिए उसने जियांग के पिता जैसे बड़े की भी कोई परवाह नहीं की। मैं तो सगाई तोड़कर ही रहूंगी। फू परिवार के मुखिया ने अपनी छड़ी की पकड़ और कस ली। उनका चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। तुम? अगले ही पल फू युआनशिंग ने अपनी छड़ी पूरी ताकत से फू यी की पीठ पर दे मारी। वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ी। उसने दांत भींच लिए और सारी चीख अपने मुंह में ही दबा ली। जरा सी भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। बचपन में अनाथालय की संचालिका मुझे कोने में ले जाकर डांटती और अपमानित करती थी। उसी दिन के बाद से बाकी बच्चे भी मुझे पहले से कहीं ज्यादा सताने लगे थे। ये सब याद आते ही मेरा पेट मचलने लगा। मुझे उल्टी आने जैसी महसूस हुई, लेकिन मैंने होंठ कसकर भींच लिए और खुद को रोक लिया। तभी जब फू युआनशिंग अब भी असमंजस में थे, फू शुइंग ने कहा, चेन, मैं तुमसे शादी करूंगा। हमेशा गंभीर रहने वाले फू युआनशिंग भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। तुमने क्या कहा? फू शुइंग ने मेरी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा लिया। मैंने कहा, जियांग चेन से शादी मैं करूंगी। ये सुनते ही चारों ओर हंगामा मच गया। फू युआनशिंग ने अपना चेहरा सीधा किया और मन की खुशी वो उलझन को दबाते हुए कहा, ठीक है, आज से फू और जियांग परिवार की शादी का रिश्ता कायम रहेगा, लेकिन जियांग चेन अब फू शुइंग का मंगेतर होगा। ये सुनते ही जियांग के पिता खुशी से झूम उठे और तुरंत फू परिवार के मुखिया के सामने सिर झुकाकर धन्यवाद देने लगे। बहुत बढ़िया। उन्हें लगा था कि उनका बेटा अब फू परिवार द्वारा ठुकरा दिया जाएगा और वे सोच रहे थे कि उसकी जगह किसे आगे करें, लेकिन किसने सोचा था कि व्यापार जगत में तूफान मचाने वाली फू शुइंग खुद अपने मुंह से कहेगी कि वह जियांग चेन से शादी करेगी। ये तो मानो उनके पूर्वजों का आशीर्वाद था। लेकिन मैं, जो अब तक चुप था, धीरे से बोल पड़ा, शायद ये ठीक नहीं होगा। फू शुइंग की आंखें तुरंत ठंडी पड़ गईं। उसने मेरी ओर देखा। क्या बात है? क्या तुम मुझसे संतुष्ट नहीं हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस अचानक मंगेतर बदल जाना थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैं फू शुइंग से डरता हूँ। उसका प्रभाव सफेद और काले दोनों ही संसारों तक फैला हुआ था। मेरी जिंदगी के पहले 20 साल डर में बीते। बाकी की जिंदगी मैं सिर्फ किसी साधारण इंसान के साथ शांति से बिताना चाहता था। फू शुइंग की दुनिया बहुत गहरी थी। मैं उससे उलझ नहीं सकता था और न ही उलझना चाहता। मेरे पास खड़ी वह औरत शायद नाराज हो गई थी। उसने हल्के से मेरी कमर में चिकोटी काटी। मैंने अनायास उसकी ओर देखा और उसकी ठंडी आंखों से नजर मिलते ही मेरी गर्दन डर से अकड़ गई। ये सिर्फ डर नहीं था, बल्कि अपनी बदकिस्मत जिंदगी पर गहरा दुख भी था। मैं सच में अब और इस तरह दुखों में नहीं जीना चाहता था। मैं अब हर पल डर डर कर जीना नहीं चाहता था। फू शुइंग ने मेरा उदास चेहरा देखा तो उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसने पास पड़े कपड़े उठाकर मेरी ओर फेंके और मेरा हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले गई। वह पूरे रास्ते मेरा हाथ पकड़े लिफ्ट तक आई और सीधे 12वीं मंजिल का बटन दबा दिया। हवेली की मुख्य इमारत की 12वीं मंजिल पर
फू शुइंग का कमरा था। मैंने कांपती आवाज में कहा, क्या तुम मुझे छोड़ नहीं सकती? मेरी बात सुनते ही उसके दिल में जैसे किसी ने एक पल के लिए सुई चुभो दी। वह धीरे धीरे मेरे करीब आई। उसका नरम हाथ मेरे कान के पास आकर ठहर गया। उसकी आंखों में हल्की नमी छा गई और आंखों के किनारे लाल हो उठे। भावनाओं से भरी हुई वह पंजों के बल उठी और मेरे होंठों पर अपने होंठ रख। उसकी आवाज में मोहक नरमी थी। आचेन, मुझे सचमुच तुम बहुत पसंद। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। 20 साल की जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझसे कहा था कि वह मुझे पसंद करता है। लेकिन क्या वह सच कह रही थी या यह सब सिर्फ फू और जियांग परिवार के कारोबार के लिए था? मुझे तो दूसरा कारण ज्यादा सच लगता था। आखिर लोग कहते हैं जब इंसान भावनाओं में बह जाता है तब उसकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी आंखें गहरी हो गईं। ना जाने अचानक कहां से हिम्मत आ गई। मैंने सिर झुकाकर उसके चिकने कंधे पर जोर से दांत गड़ा दिए। फू शुइंग हल्के से कराह उठी। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। उसकी खूबसूरत आंखों में हल्की सी मुस्कान उभर आई। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे लिफ्ट से बाहर निकाल लिया। 12वीं मंजिल बहुत विशाल थी। सामने एक खुला हुआ ड्राइंग रूम दिखाई दे रहा था। विशाल फर्श से छत तक बने कांच के बाहर दूसरी ओर शहर की अनगिनत जगमगाती रोशनियां धुंधली सी दिखाई दे रही। चांदनी की रोशनी में वह मुझे खिड़की के सामने ले गई। वह मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। मैं उसके शरीर की नरमी साफ महसूस कर सकता था। नीचे नजर डाली तो मुख्य भवन के प्रवेश द्वार पर अब भी कुछ मेहमान खड़े बातें कर रहे। मुझे यकीन नहीं था कि नीचे खड़े लोग हमें साफ देख सकते हैं या नहीं, लेकिन इस समय हमारी मुद्रा सचमुच कुछ ज्यादा ही करीब थी। फू शुइंग ने खिड़की के बाहर खड़ी ऊंची इमारतों की ओर इशारा करते हुए नरम आवाज में कहा, ये पूरी दुनिया तुम्हारी है। मुझे जरा भी भावुकता महसूस नहीं हुई। मुझे सिर्फ डर लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी सीमाओं पर बेधड़क कब्जा कर रहा है। मुझे इस तरह का अतिक्रमण बेहद नापसंद था। बड़ी मुश्किल से मैं अनाथालय से बाहर निकला था। बड़ी मेहनत से पढ़ाई करके विश्वविद्यालय में दाखिला पाया था और अपनी पूरी ताकत लगाकर एक साधारण इंसान की जिंदगी जीने लायक बना था। उसे किस अधिकार से यह सब मुझसे छीनने का हक था? क्यों वह जबरदस्ती सब कुछ छीन लेना चाहती थी? मैंने आंखें बंद कर लीं और दृढ़ आवाज में कहा, मैं जांग परिवार का बेटा नहीं बनना चाहता। फू शुइंग की हमेशा शांत रहने वाली आंखें अचानक फैल गईं। उसके सीने में दबा हुआ गुस्सा भड़क उठा। आचेन, अभी जो तुमने कहा उसका मतलब ये है कि तुम जांग परिवार का बेटा भी नहीं बनना चाहते और मुझसे शादी भी नहीं करना चाहते। फू शुइंग ने गहरी सांस ली और अपने भीतर उठते गुस्से को दबाने की कोशिश की। एक बार फिर कहो। मैंने घबराकर लार निकली। अब भी जो थोड़ी सी हिम्मत आई थी वह भी खत्म हो चुकी थी और मन का डर फिर लौट आया था। लेकिन फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से कहा, मैं तैयार नहीं हूँ। ये कुछ शब्द किसी तेज धार वाले चाकू की तरह उसके दिल में गहरे उतर गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे इतना दर्द क्यों हो रहा। आखिर वह सिर्फ एक आदमी ही तो था। फिर भी उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था और छोड़ना नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि अगर आज उसने मुझे जाने दिया तो दोबारा मुझे अपने पास लाना बहुत मुश्किल होगा। उसने अपनी गहरी काली आंखों से मेरी ओर देखा और होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। अफसोस, खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता। चूंकि किस्मत ने हमें मिलाया है जियांग चेन, इसलिए तुम्हारी तकदीर में लिखा है कि तुम मेरे फू शुइंग के जीवन साथी बनोगे। इस जन्म में हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। वह पंजों के बल उठी और मेरे होंठों को चूम लिया। मैं घबराकर अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ गया। उसने सजगा देने के अंदाज में मेरे कान की लौ को हल्के से काट लिया। मेरे मुंह से अनायास एक दबी हुई कराह निकल गई। उसे पहली बार मुझसे मिलने का वह पल याद आ गया जब मैं हर दर्द सहते हुए भी खुद को लगातार दिलासा दे रहा था। उसके होंठों की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा चेहरा अपनी ओर मोड़ा और गहराई से मेरे होंठों को चूम लिया। ऐसा लग रहा था मानो मेरा जीवन जन्म लेते ही गलत राह पर चल पड़ा था और आज तो सब कुछ पूरी तरह बिखर गया था। सबसे शर्मनाक बात यह थी कि भले ही मेरा मन भीतर से तड़प रहा था, लेकिन मेरा शरीर इस सब में सुख महसूस कर रहा था। मुझे पता था कि मेरे भीतर कुछ मानसिक समस्याएं हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किसी का इस तरह मजबूर करना अच्छा लग सकता है। शायद बचपन में अनाथालय में झेली गई प्रताड़ना ने मेरे भीतर यह अजीब मानसिकता पैदा कर दी थी। इस समय मैं बिस्तर पर लेटा था। बाथरूम से फू शुइंग के नहाने की आवाज आ रही थी। मैंने अनायास कल्पना की कि वह शॉवर के नीचे खड़ी नहा रही होगी। ये सोचते ही मेरे कान गर्म हो गए। मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ ठीक नहीं है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह फू शुइंग है, वही फू शुइंग जिसका दबदबा सफेद और काले दोनों ही संसारों में है। अगर मेरा उससे कोई रिश्ता जुड़ गया तो मेरी जिंदगी कभी शांत नहीं रह पाएगी। बड़ी मुश्किल से मुझे यह सुकून भरी जिंदगी मिली थी। मैं नहीं चाहता था कि यह टूट जाए। मैंने जमीन पर बिखरे अपने कपड़े उठाए, जल्दी जल्दी पहन लिए और नंगे पैर ठंडे संगमरमर के फर्श पर चलते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ गया। जैसे ही मैंने बटन दबाया, पीछे से फू शुइंग की मोहक आवाज सुनाई। कहाँ जा रहे हो? अभी तो इतना सब हुआ है, थके नहीं? एक पल में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं लिफ्ट के सामने खड़ा का खड़ा
खड़ा रहे। पीछे से उसके कदमों की आहट धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। उसने पीछे से आकर मेरी कमर को बाहों में भर लिया और अपना सिर हल्के से मेरी पीठ पर टिका दिया। उसके शरीर से आती हल्की बॉडी वॉश की खुशबू मेरी सांसों में उतर। वह खुशबू बेहद अच्छी थी और मेरा शरीर अनायास कांप उठा। फिर वह घूमकर मेरे सामने आ गई। उसने मेरी आंखों में दबे हुए भावों को देखा और उसे मुझे चूमने की इच्छा होने लगी। उसके लंबे बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। मैं उसके बेहद खूबसूरत चेहरे को देखता रह गया और अनायास लार निकल ली। अभी कुछ देर पहले के वे सारे दृश्य फिर मेरे दिमाग में उभर आए और मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ मेरी बांह थाम ली। अब क्या करना चाहती हो? उसके होंठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। तुम्हें क्या लगता है? इतना कहकर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाथरूम में ले। बाथरूम भाप से भरा हुआ था। उसने संगमरमर के किनारे पर तौलिया बिछाया और मुझे बैठने का इशारा किया। मेरी भौहें सिकुड़ गईं और आंखों में सतर्कता भर आई। कोई गड़बड़ मत करना। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर हल्का सा दबाव डालते हुए उसे पीछे किया। तभी मेरी नजर उसकी कॉलर बोन के नीचे बने गोली के पुराने निशान पर पड़ी। ये औरत मौत का सामना कर चुकी थी। वह कोई साधारण इंसान नहीं थी। मेरे मन का डर और गहरा हो गया। मैं फिर बिल्कुल शांत हो गया। मुझे चुप देखकर उसने हल्के से मेरी कमर के पास उंगलियां रखी। मैंने गहरी सांस खींची और उसकी ओर देखा। मेरा शरीर अनायास तन गया। उसने अपनी उंगलियों से मेरी ठुड्डी को हल्के से ऊपर उठाया, मुस्कुराई और बोली, लगता है अभी भी बहुत घबराए हुए। फिर उसने शरारत भरी नजर से मेरी ओर देखा और कहा, क्या मेरी मदद करोगे? मैं 20 साल का जवान था, इसलिए उसके इशारे का मतलब अच्छी तरह समझता था। नहीं, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। वह हल्के से मुस्कुराई। जब मैं तुम्हें पूरी तरह राजी कर लूंगी तब तुम खुद हाँ कहोगे। तुम्हें जरा भी मर्यादा नहीं है। बाहर तो सब कहते हैं कि फू शुइंग बेहद ठंडी और भावनाहीन है, फिर तुम इतनी छेड़खानी कैसे कर सकती हो? मेरी नजर एक पल के लिए नीचे झुक गई। उन सब दृश्यों को याद करके मुझे बेहद शर्म महसूस हुई। मैंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैंने कहा ना, मुझे नहीं चाहिए। मेरा यह संयमित और तनाव भरा रूप देखकर वह मुस्कुरा उठी। वह एक कदम आगे आई और हल्के से मेरे होंठों को चूम लिया। शायद लगातार तनाव में रहने की वजह से मेरी आंखों के आगे अचानक अंधेरा छा गया। मेरा शरीर हल्का सा आगे झुक गया। उसने तुरंत मुझे संभाल लिया। मेरा चेहरा उसके सीने से लग गया और मैं बेहोश हो गया। उसने सिर झुकाकर मेरे बालों की हल्की सी खुशबू ली, फिर मेरे माथे पर एक गर्म चुंबन रखा। मेरी सोई हुई सूरत को देखते हुए उसकी आंखें स्नेह और ममता से भर गईं। उसने बड़ी सावधानी से मुझे सहारा दिया और ध्यान से मुझे साफ करने लगी। करते करते वह अचानक खुद पर हल्का सा मुस्कुरा दी। हमेशा ठंडी और खुद से भी दूरी बनाए रखने वाली मैं आज किसी एक इंसान के साथ इतनी धैर्यवान हो सकती हूँ, ये मैंने कभी नहीं सोचा। आज चेन के साथ पूरी जिंदगी बिताने की चाह मेरे दिल में और भी गहरी होती जा रही थी। चाहे आज चेन तैयार हो या नहीं, मैं उसे हर हाल में अपना बनाकर रहूंगी। भले ही इसके लिए मुझे कठोर तरीका अपनाना पड़े, बदनामी सहनी पड़े, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि शुरू से आखिर तक मैं सिर्फ आ चेन को ही चाहती थी। चौथे दिन की सुबह खिड़की से आती धूप पूरे बेडरूम में फैल गई। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और नजरें झुकाईं तो सामने फू शुइंग की नमी से भरी आंखों से मेरी नजरें मिल गईं। मेरा दिल हल्का सा कांप उठा। मैं उठने ही वाला था कि महसूस हुआ उसकी बाह मेरे हाथ को हल्के से थामे हुए थी। उसने जोर से नहीं पकड़ा था, फिर भी मैं अनायास मैं तो पूरी रात नहीं सोई और तुम आराम से सोते रहे। बाहर इतनी तेज गरज और बिजली कड़क रही थी, फिर भी तुम्हारी नींद नहीं खुली। मैंने हल्का सा चेहरा दूसरी ओर फेर लिया और उसकी नजरों से बचते हुए असहज स्वर में खामोश रहा। तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में हम सिविल रजिस्ट्रेशन ऑफिस चलेंगे। मेरी भौहें सिकुड़ गईं और मैंने हैरानी से पूछा, सिविल रजिस्ट्रेशन ऑफिस? वहां क्यों जाना? उसने हाथ बढ़ाकर मेरे गाल को हल्के से दबाया और मुस्कुराकर बोली, बेशक शादी का पंजीकरण करवाने। मैं चौंक गया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया जो उठने ही वाला था और दृढ़ स्वर में कहा, नहीं। उसकी नरम और मोहक आंखें पल भर में ठंडी हो गईं। मेरी सांस अटक गई। अभी मेरी शादी की उम्र नहीं हुई है। क्या? पहचान पत्र मुझे दिखाओ। पहचान पत्र मेरे बैग में है और वो बैग कल रात आपको रास्ते में बाधा लग रहा था, इसलिए आपने उसे उठाकर पास रखे कूड़ेदान में फेंक दिया। मैं सच कह रहा हूँ, इस साल शीत अयनांत के दिन ही 23 साल का होऊंगा। उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में निराशा और झुंझलाहट की झलक उभरी। ठीक है, तो इस साल शीत अयनांत तक इंतजार करेंगे। जैसे ही वह दिन आएगा हम शादी का पंजीकरण करवा लें, फिर कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने अपराध बोध के साथ सिर हिला दिया और नजरें झुका लीं। मन ही मन सोचने लगा कि अभी तो सितंबर ही चल रहा, शीत अयनांत आने में पूरे 3 महीने बाकी हैं। लोग कहते हैं कि किसी का जोश 3 महीने से ज्यादा नहीं टिकता। शायद 3 महीने बाद उसका मन भर जाएगा और वह मुझसे शादी नहीं करना चाहेगी। ये सोचते सोचते मेरा तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। मुझे इस तरह राहत महसूस करते देख फू शुइंग की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। वह अचानक मेरे करीब आई और मोहक नजरों से मेरी आंखों में देखने लगी। उसके इस अचानक व्यवहार से मैं घबरा गया और सतर्क स्वर में बोला, अब क्या करने वाली हो? वह शांत और ठंडी सुंदरता वाली छवि कहाँ गई? उसने हल्की शरारत भरे स्वर में कहा, कहीं फिर से कोई चाल तो नहीं चल रहे हो? मेरी बात उसके सामने आते ही मैं घबरा गया और जल्दी से बोला, मैं ऐसा क्यों करूंगा? उसने हल्की सी हंसी छोड़ी और उसकी आवाज में खतरे की झलक आ गई। बहुत सोच रहे हो,
जियांग चेन, तुम सच में झूठ बोलना नहीं जानते। मैं असहज होकर हल्का सा चेहरा फेर ही रहा था कि तभी बाहर से अचानक एक चीख सुनाई दी। तुम दोनों सचमुच। वह फू ये थी। उसके बगल में विकृत चेहरे वाला जियांग यीबाई खड़ा था। दोनों स्तब्ध रह गए। जियांग यीबाई ने जोर जोर से अपनी आंखें मलनी शुरू कर दी, मानो सामने का दृश्य स्वीकार ही नहीं कर पा रहा हो। फू ये की कनपटी की नसें फड़कने लगी। उसकी वह छोटी बुआ, जिसका दबदबा सफेद और काले दोनों ही संसारों में था और जो हमेशा पुरुषों से दूरी बनाए रखती थी, सचमुच आज चेन को 12वीं मंजिल पर ले आई थी। इतना ही नहीं, उसने उसे अपने बिस्तर पर भी सुलाया था। और बैठक में इधर उधर बिखरे पड़े कपड़े। क्या सचमुच कल किसी ने छोटी बुआ को दवा नहीं दी थी? क्या वह अपनी मर्जी से आचेन के साथ थी? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जरूर किसी ने छोटी बुआ को दवा दी थी, और वह भी बहुत तेज असर वाली। जियांग यीबाई जितना सोचता उतना ही बेचैन होता। जियांग चेन सचमुच फू शुइंग का सहारा पा चुका था। अब उसकी सारी योजनाएं पूरी तरह नाकाम हो चुकी थीं और जियांग परिवार में उसकी अपनी स्थिति भी डगमगाने लगी। हिम्मत जुटाकर जियांग यीबाई फू शुइंग के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने मजबूरी में हिम्मत जुटाई और जानबूझकर फू शुइंग को खुश करने की कोशिश की। छोटी बुआ, अगर आपको पसंद है तो मुझे देखिए ना, मैं जियांग चेंग से कहीं ज्यादा काबिल हूं। फू शुइंग का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसके आसपास का माहौल भी मानो अचानक ठंडा पड़ गया। वह एक और मुड़ी, बेड साइड कैबिनेट से एक पिस्तौल निकाली और उसका मुंह जियांग यीबाई की ओर तान दिया। उसने शांत स्वर में कहा, दफा हो जाओ। जियांग यीबाई बचपन से देश के अंदर ही पला बड़ा था। उसने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। डर के मारे उसके पैर जवाब दे गए और वह धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। फू शुइंग ने ट्रिगर दबाया। मैं भी बुरी तरह डर गया। मेरा शरीर कांप उठा और मैंने चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसने मेरे शरीर की हलचल महसूस की और मेरी ओर एक नजर डाली। फिर फू शुइंग ने दरवाजे पर स्तब्ध खड़ी महिला की ओर देखा। अब भी अपने आदमी को लेकर नहीं जाओगी? फू ये तुरंत होश में आई। वह आगे बढ़ी, जियांग यीबाई का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गई। दोनों की परछाइयां नजर से ओझल हो गईं। कमरे में एक पल में सन्नाटा छा गया। फू शुइंग के हाथ में अब भी वही पिस्तौल थी। मुझे डर था कि कहीं उसके हाथ की बंदूक गलती से चल न जाए। मेरी उंगलियां अनायास हल्की सी मुड़ गईं। शुइंग ने तुरंत बंदूक वापस रख दी और उसे बिस्तर के सिरहाने वाली दराज में रख दी। उसने बड़े कोमलता से मेरे गाल को सहलाया। मेरे चेहरे पर छाई हुई तनाव भरी अभिव्यक्ति को देखकर उसके दिल में कोमलता की एक लहर उठी। मैंने धीमे से उसे पुकारा। वह मेरी ओर आया। वह मेरी इस बात को सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसके लिए यही सबसे घातक बात थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सुबह सुबह भी इतने उत्साह में होगा। जबकि सबसे बड़ी बात यह थी कि पिछली रात हम कई बार एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। मुझे बस इतना महसूस हो रहा था कि मेरा तन और मन दोनों पूरी तरह थक चुके हैं। मैं उठना चाहता था, लेकिन उसने मुझे हल्के से दबाकर रोक लिया। इसलिए मुझे धैर्य रखते हुए उसका साथ देना पड़ा। मेरी इस हालत को देखकर फू शुइंग हंस पड़ी। क्या हुआ? इतनी जल्दी जवाब दे दिया। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। अब और मत सताओ। पिछली रात ही बहुत थक गया हूं। उसकी आंखों में मुस्कान और गहरी हो गई, लेकिन उसने फिर जोर नहीं दिया। ठीक है, अब तुम्हें नहीं छेड़ूंगी। इसके बाद वह उठी, मेरी कलाई पकड़कर मुझे बाथरूम ले गई ताकि मैं नहा सकूं। नहाने के बाद उसे डर था कि मुझे ठंड न लग जाए, इसलिए उसने खास तौर पर मेरे लिए एक ढीला ढाला सूती नाइट रोब ढूंढ कर पहना। उसने गंभीर स्वर में मेरी ओर देखते हुए कहा, जब तक सहायक पुरुषों के कपड़े लेकर आता है तब तक चलो पहले कुछ खा लेते हैं। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन सोचने लगा, वह आखिर इतना अपनापन क्यों दिखा रही है? अगर वह हमेशा ऐसी ही रही तो शायद मैं सचमुच इसे सह नहीं पाऊं। इसी समय फू शुइंग खुद रसोई में खाना बनाने चली गई। मैं एक ओर खड़ा उसे देखता रहा और मेरे मन में अनजाने में ही एक गर्माहट सी भर गई। खाना बनाते समय वह बहुत गंभीर लग रही थी। उसका यह रूप उस ठंडी और कठोर महिला से बिल्कुल अलग था जिसे मैं हमेशा जानता था। मैं आगे बढ़ा और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, नौकरों से करवा लो। वह मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में मुस्कान थी। कोई बात नहीं, अपने हाथ से बनाया हुआ ही सबसे सच्चा होता है। मेरे होंठों पर भी अनजाने में हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर चुपचाप उसे दलिया बनाते हुए देखता रहा। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरे दिल की बरसों से खाली पड़ी जगह भर गई हो। यहाँ तक कि मुझे एक अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगी। अचानक मेरे मन में एक बेहुदा सा ख्याल आया। ऐसा लग रहा था जैसे हम बहुत समय से पति पत्नी की तरह साथ रह रहे हों। काश फू शुइंग एक साधारण इंसान होती। अपने ही इस विचार से मैं चौंक गया और तुरंत जोर से अपनी जीभ काट ली ताकि दर्द मुझे होश में ले आए। दलिया तैयार होने के बाद उसने सबसे पहले मेरे लिए एक कटोरा भरकर रखा। जल्दी छको, ये पहली बार है जब मैंने किसी और के लिए कुछ पकाया है। बताओ स्वाद कैसा है? मैंने सामने रखे सफेद दलिये को देखकर नापसंदगी भरा चेहरा बना लिया। मुझे देर तक चुप देखकर वह उलझन में मेरी ओर मुड़ी। मैंने इस दलिये को ठंडे पानी से ठंडा कर दिया है। अब ये गर्म नहीं है। मेरे पास मजबूरी में चम्मच उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने धीरे धीरे एक चम्मच मुंह में डाला। चावल का स्वाद मुंह में फैलते ही मुझे उल्टी आने जैसी महसूस हुई। मैंने पूरी ताकत से उल्टी रोकने की कोशिश की और भौहें सिकोड़ते हुए किसी तरह वह निवाला निगल लिया। मुझे इतनी तकलीफ से खाते देखकर उसने शक से अपने ही दलिये का एक घूंट लिया। आखिर क्यों? महिला का चेहरा एक पल में ठंडा पड़ गया। उसने चम्मच नीचे रख दिया और गंभीरता से मेरी ओर देखा। क्या तुम्हें एनोरेक्सिया,
भोजन से घृणा की बीमारी है? मेरे चेहरे की चमक फिर से बुझ गई। हाँ, मुझे एनोरेक्सिया है। मैं एक अजीब इंसान हूँ। आओ, मेरा मजाक उड़ाओ। पहले की तरह मुझे पागल कहो, फिर मुझे बेरहमी से छोड़ दो। मेरे विचार एक पल में अनाथालय के दिनों में लौट गए। उस समय वहां के कुछ बड़े लोग हमेशा मेरे साथ अनुचित हरकतें करते थे। आखिर एक दिन मैंने एक जंगली कुत्ते की तरह उस आदमी को जोर से काट लिया जिसने मेरे चेहरे को छुआ था। उसके बाद फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे हाथ लगाए। बाकी बच्चे नहीं जानते थे कि असल में क्या हुआ था। उन्होंने बस बड़ों से इतना सुना कि मेरा दिमाग खराब है, इसलिए वे भी मुझे तंग करने और सताने लगे। तभी एक बड़ा लड़का हमेशा मेरे सामने आकर मेरी रक्षा करता था। वह मेरे दुबले पतले शरीर को देखकर दुखी हो जाता और कहता, आचेन तो इतना दुबला हो गया है कि तुम लोगों की वजह से ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा। उसने मेरे मुंह में एक बिस्कुट का टुकड़ा रखा और बड़े प्यार से मुझसे कहा, आचेन, तुम बहुत दुबले हो गए हो। बड़े भाई को तुम्हारी चिंता होती है। मैंने उसकी बात हमेशा के लिए याद रखी। तभी से मैंने यह मान लिया कि केवल खाना ना खाने पर ही लोगों की चिंता और परवाह मिलती है। उसी दिन से मैंने जानबूझकर अपने खाने पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। 12 साल की उम्र के बाद से मैंने फिर कभी मुख्य भोजन को हाथ नहीं लगाया। लंबे समय तक भूखे रहने के बाद जरूर कभी ना कभी बहुत ज्यादा खा लिया जाता है। शुरुआत में मुझे खुद पर बहुत पछतावा होता था। बाद में मैंने खुद को उल्टी करवाना सीख लिया। कॉलेज में जिन दोस्तों से मेरी दोस्ती हुई, उन सबको लगा कि मैं बीमार हूँ, इसलिए वे एक एक करके मुझे छोड़कर चले गए। अब फू शुइंग भी उन्हीं लोगों की तरह मुझे छोड़ देगी। जरा फिर से अंदाजा लगाओ। मैंने उसकी ओर देखा। मेरी आंखें ठंडी और उदासी से भर गई थीं, लेकिन उसने ठंडे चेहरे के साथ मेरे सामने रखा दलिया उठा लिया। एक चम्मच भरकर मेरे मुंह के सामने लाते हुए बोली, मुंह खोलो। मैंने जिद में अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। उसने जबरदस्ती चीनी मिट्टी का चम्मच मेरे मुंह में डाल दिया। मैंने दांत भींच लिए। वह गुस्से और बेचैनी में थी, लेकिन उसकी आंखों में फिर भी हल्की सी ममता झलक रही थी। उसे याद आया कि मैं बचपन से अकेला अनाथालय में बड़ा हुआ। उसकी आंखें अनजाने में नम हो गईं। उसने गहरी सांस लेकर निकलने वाले आंसुओं को रोक लिया, लेकिन उसकी आवाज अब भी धमकी भरी थी। अगर अब भी नहीं खाओगे तो मैं अपने मुंह से तुम्हें खिलाऊंगी। मेरे चेहरे पर आखिरकार थोड़ी सी ढील दिखाई। उसने राहत की सांस ली और फिर एक चम्मच दलिया मेरे मुंह के सामने लाकर नरम आवाज में बोली, अच्छे बच्चे बनो, मुंह खोलो। लेकिन चावल की गंध जैसे ही मेरी नाक तक पहुंची, मैंने फिर भी जिद में अपना मुंह बंद रखा। फुशुइंग की आवाज तक कांपने लगी। ठीक है, तुम नहीं खाओगे, है ना? अगले ही पल उसने सफेद दलिया अपने मुंह में लिया और सीधे मेरे मुंह में पहुंचा दिया। चावल का स्वाद पूरे मुंह में फैल गया। मैं तकलीफ से उसे दूर धकेलना चाहता था, लेकिन उसे मेरी इतनी चिंता करते देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी संतुष्टि भी जाग उठी। उसने मेरे भीतर के विरोध को महसूस किया। उसकी आंखों में हैरानी और दर्द की एक झलक उभरी और उसकी आवाज भी नरम पड़ गई। ठीक से खाना खाओ तो मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी। लेकिन उसकी यह बात सुनते ही मेरा गुस्सा भड़क उठा। मैंने हाथ घुमाकर मेज पर रखा कटोरा जमीन पर पटक दिया। कटोरा टूटकर बिखर गया और पूरा भोजन कक्ष मौत जैसी खामोशी में डूब गया। उसकी ठंडी आंखों में सर्द क्रोध भर उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं। मैं एकदम होश में आ गया। मुझे उसके सीने पर लगी गोली का घाव याद आ गया। डर मेरे पूरे शरीर में फैल गया। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने अचानक ठंडी हंसी हंसी और मेरी ओर देखते हुए बेरुखी से कहा, जांग चेन, लगता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अच्छा व्यवहार किया है ना? मैंने चेहरा फेर लिया और उसकी ओर नहीं देखा, लेकिन उसने अचानक मेरे होंठों को जोर से चूम लिया। इस बार उसमें पहले जैसी नरमी नहीं थी। मैं स्तब्ध रह गया। मेरे दिल की गहराई से एक अजीब सी उत्तेजना उठी, यहाँ तक कि मैं चाहता था कि वह मुझे और गहराई से और जोर से चूमे। मैंने उसके गुस्से को ही उसके प्यार की निशानी मान लिया और बिना किसी विरोध के उसे स्वीकार कर लिया। मुझे उसकी कठोरता पसंद थी, उसकी परवाह पसंद थी और उसका चुंबन तो उससे भी ज्यादा पसंद था। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने मेरी प्रतिक्रिया महसूस की तो वह एक पल के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गई, लेकिन उसी क्षण मेरा दिल जैसे खाली हो गया। उसके होंठों को धीरे धीरे अपने से दूर जाते देख मेरे दिल में निराशा की एक लहर उठी। उसने जरूर मुझे पागल समझ लिया होगा। मैंने मन की कसक दबाते हुए उठकर कहा, मुझे घर जाना है, मेरे माँ पापा चिंता करेंगे। लेकिन उसने मेरी ओर एक नजर डाली, सीधे मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे वापस कमरे में खींच ले गई। मैंने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। माहौल इतना बिगड़ चुका था, फिर भी क्या वह वही सब करना चाहती है? लेकिन अगले ही पल उसने मेरी ओर एक थैला फेंक। मैं बिना किसी भाव के उसकी ओर देखता रहा। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने कहा, क्या तुम सच में ऐसे ही घर जाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माँ पापा तुम्हें इस बाथरोब के अंदर बिना कपड़ों के देखें? तभी मुझे समझ आया कि उस थैले में मेरे लिए उसने कपड़े तैयार करके रखे थे। मैंने थैला उठाया और बाथरूम जाकर कपड़े बदल लिए। यह औरत सचमुच अच्छी है,
लेकिन यह तयशुदा शादी मेरे लिए मायने नहीं रखती। मेरी जिंदगी पर नियंत्रण सिर्फ मेरा होना चाहिए। वह मेरा हाथ थामे लिफ्ट की ओर चली। जैसे ही हम पहली मंजिल पर पहुंचे, नौकर चाकर सब झुककर हमारा अभिवादन करने लगे। हमारे आगे बढ़ते ही उनकी गपशप भरी नजरें हमारे पीछे टिक गईं। हे भगवान, बड़ी मिस फू सच में येनेन मिस के मंगेतर के साथ हैं। बुआ ने अपनी ही भतीजी का मंगेतर छीन लिया। ये तो सच में बहुत सनसनीखेज है। बड़ी मिस फू ऐसा कैसे कर सकती है? मैं ये सारी बातें सुनता रहा, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। मैं चुपचाप उसके साथ कार में बैठ गया। जब ड्राइवर ने हमारे लिए दरवाजा खोला तो उसकी आंखों में छिपा हुआ आश्चर्य भी साफ दिखाई दे रहा। कार का दरवाजा बंद होते ही अंदर फिर से मौत जैसी खामोशी छा गई। मुझे लगा ये बोझिल माहौल ऐसे ही बना रहेगा, लेकिन तभी फो शुइंग अचानक बोली, हालांकि सर्दियों के संक्रांति वाले दिन ही हम विवाह पंजीकरण कर पाएंगे, लेकिन सगाई की दावत पहले कर सकते हैं। मैं उसके प्रेम का आदी हो चुका आदमी, वह पूरी दुनिया को यह बताना चाहती थी। मैंने तुरंत सिर हिलाया। बेहतर होगा ऐसा न करें। उसने आंखें हल्की सी सिकोड़कर मेरी ओर देखा। जियांग चेन, क्या मुझे मना करने के अलावा तुम्हें कुछ और भी आता है? उसे नाराज देखकर मैंने जल्दी से समझाया, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर मेरे सहपाठियों को पता चल गया कि मेरी शादी आपसे हो गई है तो वे मुझे किसी राष्ट्रीय धरोहर की तरह देखने लगेंगे। ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मेरे मुंह से बिना सोचे समझे निकल गया, आप इतने आकर्षक हैं कि आपको नजरअंदाज ही नहीं किया जा सकता। मुझे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना पसंद नहीं है। मेरी ये बात साफ तौर पर उसे पसंद आ गई। उसके होंठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। जैसे ही कार रुकी, मैं तुरंत उतर गया और बिना पीछे मुड़े सीधे चल दिया। मुझे डर था कि कहीं वह अचानक मुझे फिर से आवाज न दे दे। जैसे ही मैं हॉल में दाखिल हुआ, जियांग यीबाई की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। अपनी मंगेतर की बुआ के बिस्तर पर चढ़कर अब वापस आने की याद आई। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या हुआ? फो शुइंग ने तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें छोड़ दिया? मैं बस जल्दी से ऊपर जाकर अपना होमवर्क करना चाहता था। मेरा उससे उलझने का बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं उसे पार करके आगे बढ़ा, जियांग यीबाई ने पीछे से मेरे कपड़ों का कॉलर पकड़ लिया। अब तो तुम और भी अकड़ गए हो। फो शुइंग की कार में वापस आए हो, जानबूझकर दिखावा कर रहे हो, है ना? मैं मुड़ा और उसका हाथ झटक दिया। उसने अविश्वास से मेरी ओर देखा और मेरी नाक की तरफ उंगली उठाकर बोला, तुमने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? मैं पूरी तरह हैरान था। तभी माँ दूसरी मंजिल से नीचे उतरी। जियांग यीबाई ने पल भर में अपना चेहरा बदल लिया। माँ, जियांग चेन मुझे तंग कर रहा है। उसने मेरा मजाक उड़ाया। मेरी माँ ने यह सुनते ही सख्त चेहरा बना लिया और मुझे डांटते हुए बोली, हमारा यीबाई फू यी से शादी करने वाला है, तुरंत उससे माफी मांगो। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं वह गलती नहीं मानूंगा जो मैंने की ही नहीं है। इतना कहकर मैं मुड़ा और ऊपर जाने लगा। तभी पीछे से पापा की गुस्से भरी आवाज आई, अपने माँ बाप से ऐसे बात करता है? अभी फू परिवार में शादी भी नहीं हुई और इतनी अकड़ आ गई। मैं रुक गया और बेरुखी से उनकी ओर देखा। ऐसा पिता अब मुझे नहीं चाहिए। लेकिन उसी समय मेरे मन में अचानक फो शुइंग का मेरे लिए दलिया परोसते हुए दृश्य उभर आया। मेरे होंठों पर अनजाने में एक मीठी सी मुस्कान आ गई। अभी भी हंस रहा है? पापा की गरजती हुई आवाज से मैं चौंक गया। उन्होंने मेरी ओर उंगली दिखाकर गुस्से में कहा, नालायक, तू अनाथालय में रहकर ही बिगड़ गया। हमारे जियांग परिवार में तेरे जैसा निकम्मा बेटा कैसे पैदा हो गया? अनाथालय शब्द सुनते ही मेरा चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। उल्टा उनकी आंखों में आंखें डालकर चुनौती भरे स्वर में कहा, मैं अब फो शुइंग का मंगेतर। मुझसे दुश्मनी करके आपको क्या मिलेगा? मेरे पापा स्तब्ध रह गए। तू पागल हो गया है? मैं तेरा बाप हूँ। मैं हल्का सा हंस पड़ा, मानो कह रहा हूँ तो उससे क्या। वह गुस्से से कांप उठे। उन्होंने सीधे सेंटर टेबल पर रखा गोल्फ क्लब उठा लिया और तेजी से मेरी ओर बढ़े। जैसे ही गोल्फ क्लब मेरे सिर पर पड़ने वाला था, वह अभी भी गुस्से में चिल्ला रहे थे। लेकिन अगले ही पल जब उन्होंने सामने खड़े व्यक्ति को देखा तो उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उनके हाथ से गोल्फ क्लब छूटकर जमीन पर गिर गया। सामने खड़ी फो शुइंग अपनी बर्फ जैसी ठंडी आंखों से उन्हें घूर रही थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, जियांग चेन मेरा मंगेतर है। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरे पापा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बार बार सिर हिलाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कहते कहते वह अचानक मेरी ओर मुड़ गए और बेबस होकर बोले, बेटा, पापा तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तुम जल्दी से मिस फू से बात करके उन्हें समझाओ। मैं ठंडी हंसी हंस पड़ा। मैंने उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और सीधे ऊपर चला गया। लेकिन तभी फू शुइंग के चेहरे बिना ही अपने होठों पर एक रहस्यमयी सी मुस्कान ला दी। बिलियर्ड्स का डंडा उसी इंसान पर चलना चाहिए जो सच में इसका हकदार हो। इतना कहकर वह भी मुड़ी और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। अगले ही पल नीचे से मेरे छोटे भाई जियांग यीबाई की दर्द भरी चीख सुनाई। लेकिन तब तक मैं अपने कमरे में लौट चुका था। मैंने कंप्यूटर खोला और फिर से उस सबसे मुश्किल विषय को देखने लगा जिसे पढ़ते ही मेरा सिर दर्द करने लगता था। मैं परेशान चेहरे के साथ ड्राफ्ट पेपर पर लगातार कुछ लिख और मिटा रहा था। इसी में इतना खो गया कि मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि मेरे पीछे कोई आकर खड़ा हो चुका था। अचानक किसी ने मेरे गले के पीछे हल्के से हाथ रखा। मैं बुरी तरह चौंक गया, गर्दन सिकोड़ ली और झटके से पीछे मुड़कर खड़ा हो गया। फू शुइंग,
तुम अभी तक गई नहीं? वह सीधे आगे बढ़ी, मेरा लैपटॉप बंद कर दिया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? ये सुनते ही मेरी आंखें फैल गईं और मेरे कान लाल हो गए। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। मेरी हालत देखकर उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने फिर से अपना मुलायम हाथ मेरी गर्दन पर रख दिया। उस स्पर्श से पूरे शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट दौड़ गई। मैंने अनायास ही मुड़कर स्टडी टेबल के सामने लगी बड़ी खिड़की की ओर देखा। अगले ही पल मेरा दिल जोर से धड़क उठा। सामने वाली खिड़की में किसी की परछाई हिलती हुई दिखाई दे रही थी। मैं घबराकर उसकी ओर देखने लगा। मेरी आवाज भी थोड़ी कांप रही थी। सामने कोई है और मम्मी पापा भी अभी नीचे ही हैं। लेकिन वह मेरी बात की परवाह किए बिना धीरे धीरे मेरे और करीब आ गई। उसने मुझसे धीरे से कहा, जियांग चेंग, कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे नाराज मत करो, जल्दी। मैं कुछ पल रुका, फिर उसके कान के पास झुककर धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे बदलने लगी। उसने कहा, चेन, मेरा नाम लेकर बुलाओ। मेरा दिल एक पल के लिए कस गया। मैं कुछ क्षण तक कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर मैंने धीरे से कहा, फू शुइंग। मेरे इतना कहते ही वह अचानक और करीब आ गई। उसने मुस्कुराते हुए धीमे से पूछा, चेन, क्या तुम्हें मेरा इस तरह तुम्हारे पास आना अच्छा लगता है? मेरे कान फिर से गर्म हो गए। मैंने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसी बातें मत। तभी मेरे कानों के पास उसकी हल्की सी हंसी गूंजी, छोटे शरारती। मेरे पूरे शरीर का खून जैसे एक पल में सिर तक चढ़ गया। कानों की गर्मी साफ महसूस हो रही थी और होंठों के किनारों पर अनजाने में हल्की सी मुस्कान आ गई। उधर कमरे के बाहर जांग यीबाई का चेहरा पहले ही गुस्से से सख्त पड़ चुका था। पूरे 2 घंटे बीत चुके थे। उसके भीतर गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। जैसे ही उसे अपनी मंगेतर का ख्याल आता, उसका मन और बेचैन हो उठता। आखिरकार उसने अपना मोबाइल निकाला और सीधे उस डांस स्टूडेंट को एक संदेश भेज दिया, अगर अगला भाग भी है तो मैं उसी स्टाइल में मॉडर्न हिंदी, लड़का लड़की का सही अंतर और एक ही पैराग्राफ में अनुवाद कर दूंगा। जान, आज रात मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दूंगी। कमरे के अंदर आते ही मुझे अचानक याद आया कि मेरा होमवर्क अभी तक पूरा नहीं हुआ था और उसे कल क्लास शुरू होने से पहले जमा करना था। मैं जल्दी से जाकर पढ़ाई की मेज पर बैठ गया। मुझे इस तरह घबराते देखकर फू शुइंग हल्के से हंस पड़ी। वह मेरे बगल में आकर बैठ गई, मेज पर रखे ड्राफ्ट पेपर का पुलिंदा उठाया और उसे मेरी तरफ हिलाते हुए मुस्कुराकर बोली, चेन, क्या तुम्हें अब थोड़ा सा भी मुझसे लगाव होने लगा है? मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं कहा। मेरी यही चुप्पी जैसे उसे बेचैन कर गई। उसने फिर पूछा, बोलो, क्या तुम्हें मैं पसंद हूं या नहीं? मेरे होंठों की मुस्कान और गहरी हो गई। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छुआ। उसे देखकर लगा कि उसका मन फिर से अस्थिर होने लगा है। अगले ही पल उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखें लाल पड़ने लगीं और कांपती आवाज में उसने कहा, कहो कि तुम मुझे पसंद करते हो। फिर लगभग चिल्लाते हुए बोली, आखिर क्यों नहीं कहते? कुछ तो बोलो। मैंने धीरे से उसके चेहरे पर बने उस निशान को सहलाया और नरम आवाज में उसका नाम पुकारा, शुइंग, फू शुइंग। मेरी आवाज सुनते ही उसकी लाल पड़ी आंखें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बात से डरी हुई हो। उसने गहरी सांस ली, उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसने पछतावे भरे स्वर में कहा, सॉरी, मैं अभी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया? मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया, कोई बात नहीं। इसके बाद मैंने उसके गालों को दोनों हाथों से थामा और कुछ पल तक चुपचाप उसके करीब रहा। जब मैंने कहा कि मुझे जल्दी से होमवर्क पूरा करना है, तो वो मन मारकर थोड़ा पीछे हट गई, लेकिन फिर भी शांत नहीं बैठी। मैं जैसे जैसे सवाल हल करता गया, वो कभी मेरे गाल को हल्के से दबा देती, कभी मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश करती। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो वह शरारती मुस्कान के साथ मुझे देखने लगी। आखिरकार मैंने थोड़ा झुंझलाकर उसकी ओर देखा। मेरी शक्ल बिल्कुल रूठे हुए खरगोश जैसी लग रही थी। ये देखकर उसका दिल पिघल गया। वह मुस्कुराते हुए मेरे कंधे पर अपनी ठुड्डी टिकाकर बोली, आखिर कौन सा सवाल है जिसे हल करने में तुम्हें इतनी देर लग रही है? फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और ड्राफ्ट पेपर पर धीरे धीरे समझाते हुए कहा, ध्यान से देखो, इसे ऐसे करना है, लिखकर पूरा करो, फिर आराम करना। मानना पड़ेगा, फू शुइंग पढ़ाई में सचमुच बहुत तेज थी। उसकी समझाने की वजह से मुझे वह सवाल भी आसानी से समझ आ गया जो इतने समय से मेरी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने अपना जवाब जमा किया, मैं अभी कंप्यूटर बंद भी नहीं कर पाया था कि उसने झट से लैपटॉप का ढक्कन बंद कर दिया। मैं बेबस होकर बोला, मैडम, ऐसा करने से लैपटॉप को नुकसान हो सकता है। वह बस मुस्कुराई और मेरी ठुड्डी को हल्के से ऊपर उठाकर मेरी तरफ देखने लगी। वैसे भी तुम जल्द ही मुझसे शादी करने वाले हो, फिर एक कंप्यूटर की क्या कमी है? उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन हल्का सा मुस्कुरा दिया। कौन तुमसे शादी करना चाहता है? शायद उसने मेरे मन की बात भांप ली। वह मुस्कुराते हुए मेरे करीब आई, लेकिन मैंने सहज ही थोड़ा पीछे हटना चाहा। अगले ही पल वह मेरे सामने आकर बोली, तो बताओ, आखिर तुम्हें मैं पसंद हूं या नहीं? मैंने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मेरी चुप्पी देखकर उसने आवाज थोड़ा ऊंची कर दी, जल्दी बोलो, कहोगे या नहीं? मैं बेबस होकर बोला, अरे मैडम, जरा सोचिए, हमारी मुलाकात तो बस कल ही हुई है। लेकिन मेरी बात सुनते ही वह नाराज हो गई। जियांग चेन,
हमारी पहचान 2 महीने पहले ही हो चुकी थी, हवेली के स्टडी रूम में। उसके इतना कहते ही मेरी यादें 2 महीने पीछे चली गईं। वही पहली बार था जब मैं फू शुइंग से मिला था। उस दिन मेरे पापा मुझे फू परिवार के सभी बड़े बुजुर्गों से मिलवा रहे थे। फू शुइंग स्टडी रूम की मेज के सामने शांत बैठी। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं थे, लेकिन उसके आसपास एक ऐसा ठंडा और दूर दूर रहने वाला माहौल था कि कोई भी उसके पास जाने से पहले 2 बार सोचता। पापा भी मुझे सीधे उसके पास ले जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्होंने मुझे पहले मेरी मंगेतर फू यी से मिलने के लिए भेज दिया, लेकिन जैसे ही मैं फू यी के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, मैंने उसे जियांग यीबाई के साथ देखा। मैं बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल गया और जाकर बगीचे के एक कोने में छिप बैठा। उस समय मेरे मन में बस एक ही ख्याल था, जिसके साथ भी शादी हो जाए, अगर जिंदगी चैन से कट जाए तो वही काफी है। अनाथालय की जिंदगी से तो बेहतर ही होगी। मुझे चुनने का हक कहाँ था। करीब आधे घंटे बाद अचानक पापा का फोन आया। उनकी आवाज में साफ उत्साह था। पता चला कि फू शुइंग अपना काम खत्म करके खिड़की के पास खड़ी थी और बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आई थी। पापा को लगा कि इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने मुझे तुरंत ऊपर आने के लिए कहा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं गिर गया था और मेरी पैंट पर मिट्टी के दाग लगे हुए थे। ऊपर से मैंने लोगों से सुन रखा था कि फू शुइंग बहुत खतरनाक इंसान है। मन में तरह तरह के डर आने लगे। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए स्टडी रूम के दरवाजे तक पहुंचा। मुझे इस तरह घबराया हुआ देखकर पापा ने धीमे से डांटा, इतना डरपोक मत बनो। फिर बिना कुछ पूछे मेरा हाथ पकड़कर मुझे सीधे फू शुइंग के सामने ले गए। वह रोशनी की तरफ खड़ी थी। उस पल वह इतनी शांत और सधी हुई लग रही थी जैसे किसी तस्वीर से बाहर निकल आई हो। मैं सिर झुकाकर खड़ा रहा और उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी पापा ने मेरी बांह जोर से दबाई और फुसफुसाए, अरे नमस्ते तो करो। मैंने झट से उसकी तरफ एक नजर उठाकर देखा और तुरंत फिर सिर झुका लिया। मैडम, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि मेरी रूह तक कांप गई। मुझे उस वक्त सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का हो रहा था कि मैं कपड़े बदले बिना ही उससे मिलने चला आया। मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि उसी दौरान उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई थी। आखिर में पापा ही मुस्कुराते हुए मुझे वहां से बाहर ले आए। बाहर निकलते ही मैंने राहत की सांस ली और घबराकर पूछा, पापा क्या मैंने फू मैडम को नाराज कर दिया? पापा ने लंबी सांस लेकर कहा, उसने तुम्हें बाहर जाने के लिए नहीं कहा। यही बहुत बड़ी बात है। समझ लो उसने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। अब आगे से तुम्हें फू परिवार के दामाद की जिम्मेदारी अच्छे से निभानी होगी। ये सुनकर मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। फू शुइंग के बारे में मेरी पहली छाप बस इतनी ही थी, डर, घबराहट और अजीब सी झिझक। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सिर्फ 2 महीने बाद मेरी शादी की बात उसी महिला से चल रही हो। ये सब इतना अविश्वसनीय था कि यकीन करना मुश्किल हो रहा था। मैंने खुद को संभाला, उसकी आंखों में देखा और सहज बनने की कोशिश करते हुए कहा, 2 महीने पहले की बात मुझे भला अब कहाँ याद होगी? मेरी बात खत्म होते ही कमरे का माहौल अचानक ठंडा पड़ गया। उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसका छोटा सा चेहरा गुस्से से फूल गया और उसकी आंखें फिर वैसी ही ठंडी और डरावनी हो गईं जैसी पहली बार मिलने पर थीं। उस पल मुझे बस एक ही बात समझ आ रही थी, अब चाहकर भी यहां से भाग नहीं सकता। फिलहाल उसे शांत रखना ही सबसे सही था। मैंने मन ही मन तय किया कि पहले उसका भरोसा जीतूंगा, फिर मौका मिलते ही चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। यह सोचकर मैं आगे बढ़ा और उसके माथे पर हल्के से एक चुंबन दे दिया। वह जानती थी कि मैं सिर्फ उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी उसके चेहरे की कठोरता धीरे धीरे पिघलने लगी। तभी मेरी नजर दरवाजे की तरफ गई। वहां एक आदमी खड़ा था। मेरी आंखें अचानक फैल गईं। वह जियांग यीबाई था। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह लगातार हमारी तरफ घूरे जा रहा था। पता नहीं वह कब से वहां खड़ा था। मुझे मनाने की मेरी सारी कोशिशें शायद उसने देख ली थीं। उस समय शर्म और झेंप से मेरा मन किया कि जमीन में ही समा जाऊं। तभी एक दुबली पतली महिला उसके पास आई, उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां से अपने साथ ले गई। वह महिला हो यिंग नहीं थी। कुछ ही देर बाद बगल वाले कमरे से तेज बहस और शोर की आवाजें आने लगीं। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन बिना कुछ कहे चुप रहे। लगभग आधे घंटे बाद पड़ोस से भी पूरी तरह सन्नाटा छा गया। मैं भी अब बुरी तरह थक चुका था। इतने समय तक उसके साथ रहने के बाद मेरे दिल में अनजाने में एक अजीब सी सुकून भरी भावना पैदा होने लगी थी। लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को संभाल लिया। मैंने सोचा कि शायद कुछ समय बाद उसका मन भी बदल जाएगा, इसलिए मुझे इस दूरी को बनाए रखना होगा। मेरे मन में यही ख्याल आया कि जरूरत से ज्यादा खुशामद करने वाला इंसान अक्सर जल्दी नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये सोचकर मैंने जानबूझकर ऊंची आवाज में पुकारा, शुइंग, फू शुइंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरी आवाज सुनते ही उसका पूरा शरीर एक पल के लिए जैसे ठहर गया। फिर वह बिना पलक झपकाए मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में उस समय क्या चल रहा था इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसने धीमे से पूछा, सच? मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, मानो अपनी बात पूरी सच्चाई से कह रहा हूं। यह देखकर उसके चेहरे की सारी कठोरता गायब हो गई। उसने बेहद सच्चे स्वर में कहा, आचेन, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ।
मुझे कभी धोखा मत देना, कभी यूं ही टालना मत, हमेशा मेरे साथ रहना। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। मुझे लगा वह बस भावनाओं में बहकर यह सब कह रही है, इसलिए मैंने भी सिर हिलाकर जवाब दिया, ठीक है, मैं हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा। मेरी बात सुनकर वह और करीब आ गई। उसी तरह एक दूसरे के सहारे हम दोनों को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह जैसे ही अलार्म बजा, मैं तुरंत उठ बैठा। सुबह 10 बजे मेरी क्लास थी और मुझे किसी भी हालत में देर नहीं करनी थी। फू शुइंग अभी भी गहरी नींद में थी। रोज की तरह उसका चेहरा सख्त और ठंडा नहीं लग रहा था। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी और वह पहले से कहीं ज्यादा शांत और कोमल दिखाई दे रही थी। मैंने जल्दी से कपड़े बदले, अपना कैनवास बैग कंधे पर टांगा और जाते जाते एक बार फिर उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए दिल में हल्की सी कसक उठी, लेकिन मैंने तुरंत उस एहसास को दबा दिया। आखिर मेरी अपनी भी एक मंजिल थी और मैं किसी के सहारे बंधकर नहीं रहना चाहता था। यह सोचकर मैं तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। उसी समय बाहर की धूप और तेज हो चुकी थी। रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी तो फू शुइंग धीरे धीरे जाग गई। उसने आदतन अपना हाथ बगल की तरफ बढ़ाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। पल भर में उसके दिल में खालीपन सा भर गया और एक अनकही उदासी उसके चेहरे पर उतर आई। इतने सालों से फू शुइंग अपने असली जज्बातों को ठंडे स्वभाव के पीछे छिपाकर रखती आई थी, लेकिन पिछली रात मेरे मुंह से निकले मैं तुमसे प्यार करता हूं ने पहली बार उसके लंबे समय से खाली पड़े दिल को जैसे सुकून से भर दिया। वह धीरे धीरे उठी और बाथरूम की ओर चल दी। वॉशर बेसिन के पास नए टूथब्रश और बाकी सामान का एक पूरा सेट रखा था। उसकी नजर हल्के गुलाबी रंग के उस टूथब्रश पर जाकर रुकी जिस पर एक छोटे खरगोश की तस्वीर बनी हुई थी। उसकी आंखों में अनायास ही हल्की सी मुस्कान तैर गई। वह समझ गई कि यह सब मैंने खास तौर पर उसके लिए तैयार किया था। उसने वह टूथब्रश उठाया, उस पर टूथपेस्ट लगाया, फिर उसी सेट वाला खरगोश के डिजाइन का मग उठाकर उसमें पानी भरा। उसकी उंगलियां अनजाने में मग के किनारे को हल्के से छू गईं और न जाने क्यों उसकी धड़कन थोड़ी तेज हो गई। उसने धीरे से आंखें बंद कर लीं। उसके मन में पिछली रात की बातें एक एक करके उभरने लगीं और उसका दिल हल्का सा बेचैन हो उठा। उसने खुद को संभाला, जल्दी से तैयार हुई, तौलिया धोकर वापस अपनी जगह टांग दिया और धीरे से सिर हिलाकर हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाई, मैं भी एक आदमी की वजह से इतनी बदल जाऊंगी, कभी सोचा नहीं था। तभी उसे अचानक याद आया कि वह कल असल में आज चेन को अंगूठी पसंद करवाने के लिए आई थी, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि जियांग के पिता गोल्फ क्लब लेकर आज चेन पर हाथ उठाने वाले थे। उस पल वह सचमुच गुस्से से भर गई थी, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि आज चेन बचपन से अनाथालय में पला बड़ा है और अपने परिवार के प्यार के लिए हमेशा तरसा है, उसने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा दबा लिया। फिर पिछली रात जब उसने मेरे मुंह से खुद मैं तुमसे प्यार करता हूं सुना, तभी उसके मन में पहली बार यह इच्छा जगी कि वह मेरे साथ एक अपना घर बसाए, ऐसा घर जो सिर्फ हम दोनों का हो। उसने उसी वक्त कंपनी जाने का इरादा बदल दिया। उसने तय किया कि सबसे पहले मुझे ढूंढेगी, अंगूठी खरीदेगी और मेरे हाथ में पहनाने के बाद ही चैन की सांस लेगी। लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरी, सीढ़ियों के पास उसने मेरे मम्मी पापा को बिल्कुल मेहमानों का स्वागत करने वाले कर्मचारियों की तरह हाथ जोड़कर खड़े देखा। दोनों के चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। उन्होंने आदर से कहा, फू मैडम, आपके लिए नाश्ता तैयार है। उसके मन में यह देखकर हल्की सी झुंझलाहट हुई, लेकिन मेरी खातिर उसने चुपचाप एक सैंडविच उठाया और बाहर निकल गई। उसके पीछे मेरे मम्मी पापा ने झुककर उसे विदा किया। फू मैडम, आराम से जाइए, फिर आइएगा। बाहर ड्राइवर पहले से नई कार लेकर उसका इंतजार कर रहा था। उसने बिना किसी भूमिका के कहा, आज से तुम्हारी तनख्वाह 3 गुना कर दी जाती है। ड्राइवर खुशी से झूम उठा और तुरंत बोला, बहुत बहुत धन्यवाद फू मैडम। लेकिन अगले ही पल उसे आदेश मिला, सीधे आज चेन के कॉलेज चलो। उस सुबह मेरी स्पोर्ट्स क्लास थी। मुझे बास्केटबॉल की बेसिक क्लास में रखा गया था। मुसीबत की बात यह थी कि स्पोर्ट्स टीचर ने मुझे क्लास के जीटी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस में भी शामिल कर लिया। मेरी पार्टनर हमारी क्लास की ग्रुप सेक्रेटरी जो शान थी। प्रैक्टिस के दौरान उसे मेरा सहारा लेकर मेरे घुटने पर पैर रखना था और मैं उसका हाथ पकड़कर उसे बगल में बने ऊंचे प्लेटफॉर्म तक संतुलित करके पहुंचाता था। लेकिन हम दोनों इतने बेजान तरीके से अभ्यास कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे 2 रोबोट खड़े हों। ये देखकर टीचर नाराज हो गई। उन्होंने तुरंत रिहर्सल रुकवाई और हमें आमने सामने खड़ा करके कहा, तुम दोनों ऐसे ही 3 मिनट तक एक दूसरे की तरफ देखते रहो, पहले आपस में तालमेल तो बनाओ। उनकी बात सुनते ही पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। जैसे ही मेरी और जो शान की नजर मिली, हम दोनों भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। टीचर का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन जितना हम हंसी रोकने की कोशिश करते उतनी ही ज्यादा हंसी आने लगती। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी समय रिहर्सल हॉल के बाहर एक रोल्स रॉयस चुपचाप खड़ी थी। उसकी पिछली सीट पर बैठी फू शुइंग बिना पलक झपकाए लगातार मेरी तरफ देख रही थी। उसने अपनी आंखों से मुझे दूसरी लड़की के साथ प्रैक्टिस करते हुए देखा। उसने देखा कि मैं जो शान के साथ तालमेल बनाकर अभ्यास कर रहा था और फिर हम दोनों किसी बात पर मुस्कुरा भी पड़े। वह नजारा देखते ही उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा। उसका शांत और ठंडा चेहरा अब इतना सख्त हो चुका था कि जैसे उससे बर्फ टपक रही हो। उधर मैं अभी भी हंस रहा था कि अचानक मुझे किसी की बेहद ठंडी नजर अपने ऊपर महसूस हुई।
मैंने झट से सिर उठाकर उसी दिशा में देखा। जैसे ही हमारी नजरें मिलीं, मेरे चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। फू शुइंग वह कार के अंदर बैठी थी। अगले ही पल मैंने अपनी आंखों के सामने उसे एक पिस्तौल निकालते देखा। उसका निशाना सीधे मेरे पास खड़ी झोऊ शान की तरफ था। मेरा दिमाग एक पल के लिए सुन्न पड़ गया। बिना कुछ सोचे मैं तुरंत झू शान के सामने जाकर खड़ा हो गया और फू शुइंग की तरफ रोकने वाला इशारा किया, लेकिन उसने सिर्फ ठंडी हंसी हंसी। साफ था कि वह इस बात से नाराज थी कि मैं किसी दूसरी लड़की का साथ दे रहा था। मैंने एक पल भी देर नहीं की, तेजी से कार तक भागा, दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया, लेकिन पिस्तौल अब भी बाहर की तरफ ही थी। मेरी आवाज घबराहट से कांप रही थी। फू शुइंग, प्लीज पिस्तौल नीचे रख दो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस लगातार मेरी तरफ देखती रही। मैंने सावधानी से उसकी कलाई पकड़ने की कोशिश की। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैं धीरे धीरे उसका हाथ नीचे करना चाहता था। लगभग विनती करते हुए मैंने धीमे से कहा, जान। उसने पिस्तौल के पिछले हिस्से को हल्के से मेरी ठुड्डी से लगा दिया और ठंडे स्वर में बोली, अब भी तुम्हें मुझे ऐसे बुलाने की हिम्मत है? ठंडी धातु मेरी त्वचा से लगी हुई थी। मैं डर के मारे कांप उठा और जल्दी से बोला, फू शुइंग, मुझसे गलती हो गई, सच में गलती हो गई, पहले आप शांत हो जाइए। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरी गलती क्या थी, लेकिन उस समय सबसे जरूरी उसे शांत करना था। तभी उसने दबे गुस्से में कहा, मेरा मंगेतर किसी दूसरी लड़की के इतना करीब रहे और मैं चुप रहूं? इतना कहकर उसने पिस्तौल एक तरफ रख दी और गुस्से में सीधे मेरी गोद पर बैठ गई। मैं घबरा कर बोला, यहां नहीं, बाहर मेरे सारे क्लासमेट्स हैं, प्लीज। मैं बस ठीक से पढ़ना चाहता हूं, आराम से ग्रेजुएशन करना चाहता हूं और एक शांत जिंदगी जीना चाहता हूं। लेकिन फू शुइंग के आने के बाद मेरी सारी शांति जैसे टूट चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मेरी पूरी जिंदगी मेरे हाथों से निकलती जा रही है। वह धीरे धीरे मेरी तरफ झुकने लगी। मेरी आवाज भर्रा गई, प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। उसका चेहरा और ठंडा पड़ गया। उसने धीरे से कहा, एक बार फिर से कहो। मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर एक एक शब्द साफ बोल दिया, मैं ये रिश्ता तोड़ना चाहता हूं। ये प्यार नहीं है, ये बंधन है, ऐसा बंधन जिसमें इंसान खुलकर सांस भी नहीं ले सकता। बाहर आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और उसी के साथ मेरा दिल भी जैसे पूरी तरह बैठ गया। मैं खाली नजरों से खिड़की के बाहर देखने लगा और धीमे स्वर में कहा, फू शुइंग, शायद मैं इस जिंदगी में कभी तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा। मेरी बात सुनते ही उसने अचानक मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। अगले ही पल मुझे अपनी पीठ पर कुछ गर्म सा महसूस हुआ। मैं एकदम चुप रह गया। फू शुइंग रो रही थी। मैंने हल्के से आंखें सिकोड़ लीं। पहले तो लगा शायद मुझे भ्रम हुआ है, लेकिन मैं साफ महसूस कर सकता था कि वह अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे गायब हो रही थी। वह दबे हुए स्वर में रो रही थी, बिल्कुल किसी खोए हुए बच्चे की तरह। और मैं सिर्फ बेहद थका हुआ महसूस कर रहा था। वह मेरे साथ एक घर बसाना चाहती थी, पूरी जिंदगी साथ बिताना चाहती थी, लेकिन मैं हमेशा से सिर्फ एक चीज चाहता था, इस सब से दूर निकल जाना। मुझे लगा कि शायद गलती मेरी भी थी और यही बात सबसे ज्यादा कड़वी लग रही थी। उसने भर्राई आवाज में कहा, चेन, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती और कभी छोड़ूंगी भी नहीं। मैंने बेकार की सारी कोशिशें छोड़ दी। उस पल मेरे मन में बस यही सवाल उठा, क्या भगवान ने मुझे सिर्फ इतनी तकलीफें सहने के लिए ही बनाया है? तभी फू शुइंग ने खुद को थोड़ा संभाला। उसकी आवाज पहले से शांत थी और उसमें मानो ठीक उसी पल फू शुइंग की आवाज शांत हो गई, जिसमें लगभग मिन्नत भरी एक नरमी थी। उसने मुझसे झगड़ा न करने, साथ रहने और अंगूठी खरीदने चलने की बात कही। मैं अपनी ठंडी हंसी रोक न सका, ये सोचकर कि जो औरत इतनी जुनूनी है वह भला प्यार को क्या समझेगी। आखिर एक रात के साथ के बाद कोई कैसे प्यार का दावा कर सकता है? अगर प्यार सच में इतना आसान होता तो बीते 20 सालों में मुझे कभी प्यार क्यों नहीं मिला, जब मेरे अपने सगे माता पिता ने भी कभी मेरी परवाह नहीं की। मेरा दिल पूरी तरह जम चुका था। तभी एक मजाकिया ख्याल मेरे जहन में आया और मैंने देखना चाहा कि यह औरत आखिर कब तक मुझसे लगी रहती है। इसलिए आंखों में अंधेरा समेटे मैंने गला साफ किया और एक ही लफ्ज में हां कह दिया। उसका शरीर जोरदार झटके से अकड़ गया और जैसे ही उसने मेरी बांध थामी, उसके चेहरे पर अविश्वास की झलक कौंध गई। फिर मैंने एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी, जिससे उसे इस झूठी खुशी में डूबने का मौका मिल गया। हालांकि उसके तर्क ने चेतावनी दी कि यह सच नहीं हो सकता, फिर भी उसने विश्वास करना ही चुना और स्थिति को भांपते हुए ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर सीधे एक हाई एंड लग्जरी शोरूम का रुख किया। वीआईपी रूम के अंदर
फू शुइंग ने बेहद कोमलता से मेरी बांह थाम रखी थी, जबकि मैं बिना किसी भावना के कठपुतली बना खड़ा था और उसे सारे इंतजाम करने दे रहा था। बेहद खुश होकर उसने ध्यान से अंगूठियां देखीं, अपना ब्लैक कार्ड मेज पर रखा और कर्मचारियों से पूछा कि क्या उनके पास इससे भी बेहतरीन कुछ है। उसे पहचान कर कर्मचारियों ने तुरंत सारे टॉप टियर डिजाइन पेश कर दिए और बताया कि यही सबसे बेहतरीन कलेक्शन है, जिस पर फू शुइंग ने एक धीमी आह भरी और प्यार भरे लहजे में मुझसे पूछा, बेबी, तुम्हें कौन सी पसंद है? मैंने हाथ उठाकर उसके कॉलर बोन को धीरे से छुआ और उसे पत्नी कहकर पुकारा, ताकि वह झेंप जाए और घबरा जाए। लेकिन मेरी हैरानी का ठिकाना न रहा जब वह संतुष्ट होकर मुस्कुरा दी और कर्मचारियों को सभी अंगूठियां पैक करने का आदेश दे दिया। मेरी मुस्कान गायब हो गई और सीने में एक अजीब सी घुटन महसूस हुई, और जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, उसने मुझे धीरे से सोफे पर बैठा दिया। ये देख कर्मचारी समझदारी से वीआईपी रूम से बाहर निकल गए और दरवाजा बंद कर दिया। मैं उसे नीचे की ओर देखने लगा। दिल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और इससे पहले कि मैं समझ पाता कि वह क्या कर रही है, एक गर्माहट भरा बोसा मेरे होंठों पर छप गया। उसकी पिछली उत्तेजना से बिल्कुल अलग, ये बोसा बेहद बेहद सुकून भरा और नर्म था। मैंने सदमे में आंखें खोल दी और इतने करीब से उसे एकटक देखने लगा कि उसकी लंबी घनी पलकें भी साफ नजर आ रही थीं। वही फू शुइंग, जो अपराध और व्यापार दोनों दुनिया पर राज करती थी, इस वक्त अपनी पूरी शिद्दत से मुझे चूम रही थी, जैसे किसी खोए हुए कीमती खजाने को दोबारा पा लिया हो। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और भरे हुए गले से उसने धीरे से मेरा नाम पुकारा, ये पूछते हुए कि क्या हम हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। लेकिन तभी उसके दिमाग में स्टेज पर खड़ी मेरी ही उम्र की एक साफ सुथरी प्यारी सी लड़की की तस्वीर कौंधी, जिससे उसे एहसास हुआ कि हम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। इस ख्याल से उसके भीतर आत्मसंदेह की लहर दौड़ गई और वह कड़वाहट से सोचने लगी कि कहीं मैं उसे सिर्फ इसलिए तो नापसंद नहीं करता क्योंकि वह मुझसे बड़ी है। पर अगले ही पल उसे खुद पर हंसी आ गई, ये सोचकर कि उस जैसी कद्दावर शख्सियत का एक मर्द के लिए हीन भावना महसूस करना कितना हास्यास्पद है। उसकी हिचकिचाहट को भांपकर मैंने उलझन में आंखें खोली और नीचे उसकी लाल पड़ती आंखों में देखा। मेरी भव्यें तन गईं क्योंकि मुझे लगा कि उसके जज्बात फिर से बेकाबू होने वाले हैं। उसके सुध-बुध खोने का फायदा उठाकर मैं सोफे से उठ खड़ा हुआ, जबकि वह बिना कुछ बोले चुपचाप मुझे देखती रही। उसकी नजरों के नीचे असहज होकर मैंने जल्दबाजी में अपने बिखरे बाल ठीक किए, उसकी आंखों में झांकने से बचा और बहाना बनाया कि मुझे शाम की पढ़ाई के लिए कॉलेज लौटना है, वरना क्रेडिट कट जाएंगे। फू शोइंग के होंठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। वह उठी, मेरी कलाई पकड़ी और हम दोनों वीआईपी रूम के दरवाजे की ओर बढ़े। तभी कर्मचारी ने दरवाजा खोला और बताया कि सभी अंगूठियां पैक हो चुकी हैं और बाद में पहुंचा दी जाएंगी। उसने रूखा सा जवाब दिया, मेरे खाली हाथ पर नजर डाली और कर्मचारी से कहा कि एक अंगूठी अभी पहनने के लिए दे दे। हमारे सामने पुरुषों की डायमंड रिंग्स की पूरी कतार सजी थी। सभी बेहद शानदार थीं, लेकिन बहुत ज्यादा भड़कीली थीं। मैंने जल्दी से उन पर नजर दौड़ाई, ये जानते हुए कि ऐसी दिखावटी अंगूठी पहनकर कॉलेज जाना मुझे चर्चा का केंद्र बना देगा, जिससे मैं हर हाल में बचना चाहता था। डिजाइनों के बीच ध्यान से ढूंढने पर आखिरकार मुझे चांदी के दो सादे सिंपल बैंड दिखे, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सही थे। होंठों के कोने पर हल्की मुस्कान के साथ मैंने उनकी तरफ इशारा किया और वहीं जोड़ी चुन ली। फू शुइंग पहले ही अंदाजा लगा चुकी थी कि मैं कोई सादा डिजाइन ही चुनूंगा। हालांकि उसे इतनी सादगी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरी पसंद देखकर उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे खुद भी भड़कीलापन पसंद नहीं था। उसकी ओर से कोई ऐतराज न देखकर कर्मचारियों ने तुरंत वे दोनों सादे सिल्वर रिंग्स निकाल दिए। उसने एक अंगूठी उठाई और धीरे से मेरी अनामिका उंगली में पहना दी, जो मेरी लंबी साफ उंगलियों पर बहुत जंच रही थी। यह देखकर वह अपनी आंखों में एक अनकही उम्मीद और नरमी लिए मेरे हाथ के पिछले हिस्से को सहलाने से खुद को रोक न सकी। डिब्बे में बची दूसरी अंगूठी को देखते हुए उसने कहा कि मुझे कॉलेज लौटने की जल्दी है, इसलिए मैं उसे अंगूठी पहना दूं। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने चांदी की अंगूठी उठाई और धीरे धीरे उसकी उंगली में डाल दी। मैंने नीचे उसकी तरफ देखा, दिल में एक हल्की सी हलचल हुई, लेकिन मैंने तुरंत उसे दबा दिया, खुद को याद दिलाते हुए कि मुझे एक सामान्य जिंदगी चाहिए और मैं किस्मत के हाथों बंधना नहीं चाहता। हालांकि मैं मानता हूं कि फू शुइंग बेहद आकर्षक है और मैं पूरी तरह बेअसर भी नहीं हूं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि पसंद और मुस्तकबिल दो अलग बातें हैं। अंगूठी पहनते ही मैंने राहत की सांस ली, जैसे कोई काम पूरा हो गया हो। उसकी तरफ देखा, अलविदा कहा और क्लास के लिए मुड़ने ही वाला था कि उसने एक कदम आगे बढ़ाकर मेरी कलाई थाम ली, मेरे सामने आई और जिद की कि वह मुझे छोड़ देगी।
सच कहूं तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि वह मुझे छोड़े, क्योंकि उसकी गाड़ी भले ही बाहर से सादी लगे, समझदार इंसान एक नजर में उसकी भारी भरकम कीमत ताड़ लेता। लेकिन चूंकि सुबह ही मेरे सहपाठियों ने मुझे उसकी गाड़ी में बैठते देख लिया था, इसलिए अब छुपाने को कुछ बचा नहीं था। बेबसी से उसके पीछे चलते हुए मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था कि बाद में गॉसिप करने वाले सहपाठियों को कैसे टालना है। गाड़ी में बैठते ही मैं दूरी बनाए रखने के लिए खुद खुद दरवाजे की तरफ खिसक गया, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की और अगले ही पल करीब आ गई, यहां तक कि उसकी जांघ मेरी जांघ से छूने लगी। मैंने मन ही मन आह भरी, लेकिन उसे उकसाने की हिम्मत नहीं हुई, ताकि उसका मिजाज बिगड़ने से मेरी शाम की क्लास खराब ना हो जाए। आखिरकार जब हम टीचिंग ब्लॉक के गेट पर पहुंचे तो मैं बाहर निकलने के लिए बेताब हो गया, लेकिन उसने एक बार फिर मेरी बांह थाम ली और धीरे से कहा कि कॉलेज में उसे याद रखूं और दूसरी लड़कियों के करीब ना जाऊं, क्योंकि उसे जलन होगी। मेरे दिल में उसके लिए बस खींच भर गई थी और मैं खुद को माथा सिकोड़ने से रोक न सका, ये सोचकर कि वह सचमुच बहुत ज्यादा रोक टोक करती है, पर फिर भी मैंने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिला दिया। तब जाकर उसने मुझे छोड़ा और उसकी यह अदा देखकर मुझे बस असहजता ही महसूस हुई। यह औरत खुद पर हक जताने में हद से ज्यादा माहिर थी। मैंने एक बेमन की झूठी मुस्कान बिखेरी और कहा कि अब मैं शाम की पढ़ाई के लिए जा रहा हूं, बाय बाय। उसने बेहद शांत भाव से जवाब दिया, हालांकि उसकी आंखों की गहराई में एक हल्की सी नापसंदगी और तड़प छिपी थी। मैं तुरंत गाड़ी से उतरा और बिना पीछे मुड़े तेजी से टीचिंग ब्लॉक की तरफ भाग खड़ा हुआ। क्लास में घुसने से पहले मैंने अपनी शर्ट के बटन ऊपर तक अच्छी तरह बंद कर लिए, इस डर से कि कहीं कोई सहपाठी मेरी गर्दन पर बने उन हल्के निशानों को न देख ले। किसी का ध्यान अपनी ओर न खींचने की गर्ज से मैं झुककर पिछले दरवाजे से अंदर सरक गया और बेहद सावधानी से आखिरी बेंच पर बैठ गया। जू शान शान काफी देर से मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मुझे देखते ही तुरंत अपना फोन निकाला और मेरी अटेंडेंस लगवा दी। जब मैंने देखा कि हाजिरी लग चुकी है, तब जाकर मेरी जान में जान आई। लेकिन तभी आगे की पंक्ति में बैठे दो छात्र अचानक पीछे मुड़े। एक लड़का और एक लड़की बेहद चटकारे लेते हुए मुझे घूरने लगे। लड़के ने बड़े उत्साह से पूछा, जांग चेन, आज सुबह तुम किसकी गाड़ी में बैठे थे? क्या तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए हो? मेरा चेहरा पल भर में फक पड़ गया और मेरी उंगलियों ने फोन को कसकर भींच लिया। मैंने अपना सिर नीचे झुका लिया, इन फालतू की बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहता था। वहीं एक लड़की जो कभी मेरे पीछे पड़ी हुई थी, उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी और उसने जहरीले ताने कसते हुए कहा, कॉलेज में तो बड़ा सीधा साधा और निष्प्रह बनने का नाटक करता है, जैसे कोई पसंद ही ना आता हो। असल बात तो यह है कि अब तक कोई पैसों की बारिश करने वाला नहीं मिला था। इसके बाद उसने जानबूझकर घटिया उकसावा करते हुए कहा, इतनी महंगी गाड़ी में घूमता है तो सामने वाला तो काफी उम्रदराज ही होगा ना। मैंने पलकें उठाईं और बेहद ठंडी नजरों से उस लड़की को घूरा, पर वह बिल्कुल नहीं डरी और उसी तरह अकड़ दिखाती रही, जबकि पूरी क्लास में एक भयानक सन्नाटा छा गया। सुबह जब मैं उस लग्जरी गाड़ी में बैठकर गया था, तब तक वह बात जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी और कई छात्र सीधे मुड़कर मुझे ही घूरने लगे थे, पर मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। चुपचाप अपना लैपटॉप निकाला और खुद को पढ़ाई में लगा लिया। अनाथालय में पले बड़े होने के कारण मैंने इससे भी ज्यादा कड़वे और जहरीले शब्द सुने थे, इसलिए ये छोटी सी जिल्लत मुझे जरा भी चोट नहीं पहुंचा सकती थी। मेरे चुप रहने पर उस लड़की का चेहरा और बिगड़ा। उसने नीचता की हद पार करते हुए पूछा, शांगचेन, तुम्हारी एक रात की कीमत क्या है? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। पास में बैठी कुछ लड़कियां तुरंत मुंह छुपाकर हंसने लगीं। मेरा चेहरा मारे गुस्से के पीला पड़ गया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने अंदर उठते तूफान को दबाया और नजरों को स्क्रीन पर ही गड़ाए रखा। मुझे पूरी तरह बेअसर देखकर बाकी लोगों की दिलचस्पी भी खत्म हो गई और वे अपनी अपनी तरफ मुड़ गए, पर वह लड़की अभी भी शांत नहीं हुई थी। वह जैसे ही दोबारा कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने वाली थी, जू शान शान अचानक उठकर वहां आ पहुंची और कड़क आवाज में बोली, तुमने अभी जो कुछ भी कहा मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया है और मैं ये रिकॉर्डिंग सीधे हमारे काउंसलर को सौंपने जा रही हूं। ये सुनते ही उस लड़की के तोते उड़ गए, उसका सारा गुरूर हवा हो गया और वह तुरंत मुड़कर अपनी जगह पर बैठ गई। बोली, अरे ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कह रही ना। मैंने एक नजर उस पर डाली और वापस पढ़ाई में डूब गया। जू शान शान मेरे बगल में आ बैठी और उसने धीमी आवाज में तसल्ली देते हुए कहा, ये लोग बस फालतू हैं, इनकी बातों को दिल पर मत लो। मैंने हल्के से हूं कहा। मेरी नजरें कंप्यूटर से नहीं हटी। वह सुबह वाली गाड़ी के बारे में पूछना चाहती थी, पर मुझे इतनी लगन से पढ़ते देख उसने ज्यादा कुछ नहीं कुरेदा और बोली, तुम दोपहर में नहीं आए थे, अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हो। मैंने उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी।
शुक्रिया मॉनिटर। पूरी क्लास के दौरान जो भी टॉपिक्स मुझे समझ नहीं आ रहे थे मैंने उससे पूछे और उसने बेहद सब्र के साथ मुझे सब कुछ समझाया, जिससे दोपहर का छूटा हुआ सारा काम कवर हो गया। मेरे मन का बोझ काफी हल्का हो गया था। जू शान शान जैसी सच्ची दोस्त साथ हो तो ये घटिया अफवाहें भी झेलना उतना मुश्किल नहीं लगता था। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी, मैंने कहा, तुमने मुझे इस मुसीबत से निकाला और ऊपर से पढ़ाई में भी मदद की। चलो, मैं तुम्हें नाइट स्नैक खिलाता हूं। मैंने दोपहर और रात का खाना भी नहीं खाया है। सच में बहुत तेज भूख लगी है। जू शान शान ये सुनते ही खिलखिला उठी। हम दोनों एक साथ क्लासरूम से बाहर निकले और रास्ते भर बहस करते रहे कि ग्रिल खाएं या फ्राइड चिकन। जैसे ही हम टीचिंग ब्लॉक से बाहर कदम रख रहे थे, मुझे अचानक एक बेहद तीखी और गर्म नजर अपने शरीर पर महसूस हुई। मैंने घबराकर उस ओर देखा। उस अंधेरे में देवदार के पेड़ों के झुरमुट के पास एक लंबा और सुडौल साया खड़ा था। वह बिना कोई हलचल किए वहां चुपचाप खड़ी थी और उसके चारों ओर एक कड़ा बर्फ जैसा शांत रुतबा झलक रहा था। वह फू शुइंग थी। वह अभी तक गई क्यों नहीं? क्या वह सच में पूरे टाइम बाहर ही इंतजार कर रही थी? क्या उसके पास इतना फालतू समय है कि वह मेरी क्लास खत्म होने का इंतजार करे? मेरे दिमाग में एक साथ सैकड़ों सवाल कौंधने लगे। मैं अपनी जगह पर ही जड़ हो गया। मेरे पैर कांपने लगे और पूरे शरीर से ठंडा पसीना छूटने लगा। झूशान शान ने मेरी यह हालत भांप ली। उसने अपने कदम रोके और बेहद फिक्र के साथ मेरी बांह थामकर पूछा, आचिन, क्या तुम ठीक हो? उसकी आवाज साफ और गूंजती हुई थी, जिसे सुनकर पेड़ों के बीच खड़ी उस आकृति में एक पल के लिए हलचल हुई। मेरा गला पूरी तरह सूख गया, सांसें तेज हो गईं और ऐसा लगा जैसे दम घुट रहा हो। मैंने जू शान शान की तरफ देखा और अपने डर को बड़ी मुश्किल से दबाते हुए झूठ कहा, मॉनिटर, तुम निकलो। मेरे घर पर अचानक कोई इमरजेंसी आ गई है। मुझे तुरंत जाना होगा। मैंने खुद को शांत दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरा चेहरा हल्दी की तरह पीला पड़ चुका था, जिससे उसकी चिंता और बढ़ गई। उसने मेरा हाथ और कसकर पकड़ा, बेहद परेशान होकर मेरी तरफ देखा और बोली, आचेन, क्या तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है? चलो, मैं तुम्हें मेडिकल रूम ले चलती हूं। ठीक उसी पल जब जू शान शान ने मुझसे मेडिकल रूम चलने को कहा, तो पेड़ों के झुरमुट में खड़े उस शख्स ने अचानक एक हल्की सी ठंडी हंसी बिखेरी। मुझे लगा जैसे मैं किसी आदमखोर आफत से घिर गया हूं। मैंने झटके से जू शान शान का हाथ झटक दिया और सख्त लहजे में उससे चले जाने को कहा। मुझे गुस्से में देखकर वो मेरी बात नहीं टालना चाहती थी, इसलिए उलझन और फिक्र के साथ चुपचाप वहां से चली गई। जब तक वह गर्ल्स हॉस्टल के अंदर नहीं चली गई, तब तक मेरी सांसें अटकी रहीं। उसके जाते ही मैं तेजी से पेड़ों के झुरमुट में घुसा, जहां फू शुइंग अभी भी वहीं शांत खड़ी थी। मैं उस औरत के सामने आकर खड़ा हुआ। अरार्स आर्या क्रूसिक। डर के मारे मेरा शरीर अकड़ सा गया था और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। अंधेरे में मुझे उसका चेहरा तो साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी मौजूदगी से जो एक बर्फीला और भारी दबाव महसूस हो रहा था, उससे मेरा दम घुटने लगा था। फू शुइंग धीरे धीरे मेरे करीब आई और उसके शरीर से उठती गुलाब की भीनी खुशबू वो उसके हार्मोन्स की महक से मेरा दिल थरथरा उठा। मैंने आगे बढ़कर उसके दोनों कंधे पकड़े और घबरा कर कहा, शुइंग, उसने बस मेरी मदद की थी। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज मुझ पर यकीन करो। तभी अंधेरे में उसने झटके से मेरी कॉलर पकड़ी और मुझे खींचते हुए जंगल के और गहरे हिस्से में ले गई। इस जंगल में पहले किसी छात्र ने आत्महत्या की थी, जिसके बाद से यहां भूतों की अफवाहें फैलने लगी थीं और रात के वक्त कोई इधर से गुजरने की हिम्मत भी नहीं करता था। मुझे भूतों से डर लगता था, लेकिन इस घड़ी मुझे भूतों से ज्यादा डर फू शुइंग से लग रहा था। भले ही मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके शरीर में उठती झल्लाहट से मुझे साफ अंदाजा हो गया था कि वह भयंकर गुस्से में है। मुझ में विरोध करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मुझे डर था कि वह यहीं कोई बखेड़ा न खड़ा कर दे और मैं किसी भी कीमत पर अपनी पढ़ाई बर्बाद नहीं होने दे सकता था। मैं लड़खड़ाकर लगभग घुटनों के बल गिरने ही वाला था कि उसने तुरंत आगे बढ़कर बड़ी कोमलता से मेरी बांह थाम ली। रात की हवा में ठंडक घुलने लगी थी, तो मैंने अनजाने में अपने कपड़े समेटे और फुसफुसाया, घर चलें प्लीज। तभी मुझे अचानक ख्याल आया कि हमारी अभी शादी नहीं हुई है, तो मैंने अपने लहजे को और नर्म बनाते हुए कहा, तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी ना, तो चलो चलकर आराम से बात करते हैं। यहां रुकना हमारे लिए ठीक नहीं है, लोग बातें बनाएंगे। फू शुइंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे धीरे से थाम लिया और अपना गाल मेरे सीने पर टिका दिया। महकते हुए बाल मेरी कॉलर से सहलाने लगे। जब उसने सिर उठाया तो उसकी आंखों का जुनून थोड़ा ढीला पड़ गया था और उनमें एक अनकहा सहारा सा झलक रहा था।
मैंने अपनी आवाज को और धीमा करके उसे सहलाया। फू शुइंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसका शरीर हल्का सा कांपा, मेरी कमर पर उसकी पकड़ और कस गई और उसने अपना चेहरा मेरी छाती में छुपा लिया। उसकी गर्म सांसें मेरे सीने को छू रही थीं। मैंने हाथ बढ़ाकर उसका गाल छुआ और अपनी उंगली के पोरों से उसकी आंखों के कोनों को सहलाते हुए उसके अंदर बचे गुस्से को शांत करने की कोशिश की। वह बिना कोई हंगामा किए चुपचाप मेरी बाहों में समाई रही और मैंने भी उसकी सहूलियत के हिसाब से अपनी बाहें उसके कंधों पर फैला दी, पूरे इत्मीनान और हक के साथ। ठंडी हवा के झोंके के बीच जब मुझे लगा कि वह शांत हो गई है, मैंने धीरे से कहा, फू शुइंग, मैं घर जाना चाहता हूं। वह थोड़ा ठिठकी। उसने नजर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में अभी भी गुस्से की सुर्खी बाकी थी, पर उसने कुछ कहा नहीं। इसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और सड़क किनारे खड़ी अपनी रोल्स रॉयस की तरफ बढ़ गई। जब मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा तो वह तुरंत मेरे बिल्कुल करीब आकर बैठ गई, अपना आधा कंधा मेरे शरीर पर टिकाए हुए। गाड़ी सीधे फू फैमिली एस्टेट की तरफ मुड़ गई। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन फिर चुप ही रहा। गाड़ी बिना किसी झटके के हवेली के मुख्य ब्लॉक के सामने रुकी और वो मेरा हाथ पकड़कर नीचे उतरी। अब फू शुइंग का खौफनाक रुतबा काफी हद तक शांत हो चुका था और उसमें एक नरमी आ गई थी। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी और मैं स्क्रीन पर बदलते फ्लोर नंबरों को चुपचाप देखता रहा। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, वह मुझे खींचकर लिविंग रूम में ले आई और मेरे थोड़े और करीब आ गई। उसकी आंखों में छिपे प्यार और दीवानगी को देखकर मेरी आवाज कांप उठी। फू शुइंग, मुझसे से सच में गलती हो गई, मुझे माफ कर दो ना प्लीज। लेकिन फू शुइंग की उंगलियां मेरी कमर पर धीरे से सरकीं और उसने पूछा, क्या गलती हुई? मैंने घबरा कर कहा, मुझे किसी दूसरी लड़की के इतने करीब नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वह सिर्फ मेरी एक साधारण दोस्त है। जज्बातों के इस बवंडर में मेरा दम घुटने लगा था, पर अजीब बात यह थी कि दिल की गहराइयों में एक अजीब सी उत्तेजना भी उठ रही थी। इस अप्राकृतिक एहसास को महसूस करते ही मैंने झटके से अपना ध्यान समेटा और जोर से अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। उस तीखे दर्द ने पल भर में मेरे होश ठिकाने लगा दिए। फू शुइंग ने जब मेरी तरफ देखा तो उसे मेरी आंखों में खुद को रोकने की छटपटाहट और होंठों के कोने पर खून की एक हल्की लकीर दिखी। वह पल भर में सन्न रह गई। उसकी आंखों में घबराहट और बेबसी दौड़ गई और उसका सारा रोब हवा हो गया। उसने हड़बड़ाकर कहा, मुंह खोलो, तुम्हें खून कहां से निकल रहा है? मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे ऐसे मत डराओ। मैंने अपने दिमाग में उठते बवंडर को जबरन दबाया और बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखा, ये देखने के लिए कि क्या यह कोई नाटक है। लेकिन मुझे वहां सिर्फ सच्ची फिक्र और तड़प ही दिखाई दी। पर मैं इस परवाह को इतनी आसानी से कबूल नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अपने होंठ और कसकर भींच लिए। फू शुइंग का दिल बैठ गया और बेबसी में उसने अपनी उंगलियों से मेरे दांतों को अलग करने की कोशिश की। मैंने अनजाने में उसकी उंगली दबा ली, पर वह पीछे नहीं हटी और ध्यान से मेरी जीभ देखने लगी। खुशकिस्मती से बस हल्की सी खरोंच थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरे होंठों पर लगे खून के निशान को देखकर उसका दिल अफसोस और दर्द से भर गया। उसने अपनी उंगलियों से मेरे गाल को धीरे से सहलाया। वह जानती थी कि उसे बेवजह मुझ पर इतना सख्त नहीं होना चाहिए, पर शाम को जब उसने मुझे उस लड़की के साथ हंस हंस कर बातें करते देखा था तो वह खुद पर से सारा कंट्रोल खो बैठी थी। उसके पिता कहते थे कि सच्चा प्यार बर्दाश्त करना, सहना और गरिमा के साथ माफ कर देना सीखता है। पर आज उसे एहसास हुआ कि जब सच में प्यार होता है तो इंसान कभी ठंडा और संयमित नहीं रह सकता। प्यार तो होता ही संकीर्ण और स्वार्थी है, जो इंसान को बेकाबू, दीवाना और सिरफिरा बना देता है। काफी देर बाद उसने धीरे से अपनी पकड़ ढीली की और बाथरूम की तरफ चली गई। शावर से गिरते ठंडे पानी की बौछारों के नीचे खड़े होकर उसने अपने उबलते खून को शांत करने की कोशिश की। मैं सोफे पर सीधा होकर बैठ गया। मेरी नजरें खाली आसमान में टिकी थीं। सब कुछ इतनी शांति से खत्म हो गया था। बाथरूम से लगातार पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वह काफी देर तक बाहर नहीं आई। भूख के मारे मेरे पेट में ऐंठन हो रही थी। मुझे उम्मीद थी कि रात को कुछ अच्छा खाकर सुकून मिलेगा, पर फू शुइंग से मिलने के बाद से मेरा दिल कभी शांत ही नहीं हो पाया था। मैं किचन में गया, फ्रिज खोला, जो ताजा सामान से भरा पड़ा था। मैंने एक छोटी सी बंद गोभी निकाली, उसे बारीक काटा और कड़ाही में डालकर पका लिया। खाना पकने के बाद मैंने बर्तन निकाले और कड़ाही से ही सीधे खाने लगा। इतनी तेज भूख लगी थी कि मैं पूरी तरह खाने में डूब गया और मुझे भनक तक नहीं लगी कि कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया है। बस इतना सा खा रहे हो? उसकी आवाज सुनकर मैं इस कदर चौंक गया कि हाथ से कटोरी चम्मच छूटकर सीधे जमीन पर गिर पड़े। सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन टूटकर बिखर गया और एक नुकीला टुकड़ा मेरी एड़ी पर छिलता हुआ निकल गया, जिससे खून की छोटी छोटी बूंदें रिसने लगीं। फू शुइंग की आंखों में तुरंत चिंता छा गई। उसने चिल्लाकर कहा, हिलो मत, कांच के टुकड़ों से बचो, मैं साफ करती हूं। वह धीरे धीरे फर्श पर फैले कांच के टुकड़ों से बचती हुई मेरे पास आई। मैंने नजरें चुराकर कहा,
मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया था, बस अपने लिए कुछ बनाने आया। उसकी आंखों में चिंता मेरे सामने खड़ी और एक अजीब सा गुस्सा मिला जुला था। उसकी नजरें नीचे ढुलकीं और मेरी एड़ी के उस छोटे से जख्म पर टिक गईं। घाव गहरा नहीं था, पर खून अभी भी धीरे धीरे रिस रहा था। वह मुड़ी, फर्स्ट एड बॉक्स ले आई और मेरे बगल में बैठ गई। उसने प्यार से हाथ बढ़ाकर मेरी चोटिल टांग को आगे करने का इशारा किया और ध्यान से घाव साफ करने लगी। अभी अभी नहाकर निकलने की वजह से उसके शरीर से नहाने के साबुन की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। अनजाने में जब मेरी नजरें उससे मिलीं, तो हवा में एक अजीब सी नजदीकी और कशिश घुल गई। बार बार डिटॉल लगाने के बाद जब खून बहना बंद हो गया, तो उसने बहुत संभालकर जख्म पर बैंडेज चिपका दी और फिर खड़ी होकर ओपन किचन की तरफ बढ़ गई। मैं सोफे से टिककर बैठ गया। दिल में एक हल्की सी मायूसी छा गई। मुझे लगा था कि वह नहाकर बाहर आएगी तो कुछ और करेगी, पर वह तो सीधे फ्रिज की तरफ चली गई। उसने आंटी का पहले से कीमा बनाया हुआ ताजा मीट और कटी हुई शिमला मिर्च निकाली, गैस जलाई और तेल गरम किया। कुछ ही देर में भुने हुए मीट की सौंधी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई, जिससे भूख और भड़क उठी। मैं चूल्हे के पास खड़ी उसकी सधी हुई उंगलियों को देखता रहा और मेरे दिल में धीरे धीरे एक गर्माहट उतरने लगी। उसने कांटे चम्मच उठाए और एक गर्मा गर्म नूडल्स से भरा कटोरा मेरे सामने लाकर रखा। मेरी कुकिंग बुरी नहीं है, खाकर देखो। मेरा मूड खराब था और खाने की इच्छा मर चुकी थी। मैंने धीरे से कहा, मेरा अभी मन नहीं है। पर उसका लहजा ऐसा था जिसे टाला नहीं जा सकता था। थोड़ा सा तो खाना ही पड़ेगा। वह मेरे बगल में बैठ गई, कांटे में नूडल्स लपेटकर मेरे होंठों के पास ले आई। इतने दिनों की उथल पुथल के बाद मैंने ठीक से कुछ नहीं खाया था, इसलिए एक पल हिचकिचाने के बाद मैंने मुंह खोल दिया और धीरे धीरे खाने लगा। उसकी शांत नजरों के सामने उसने बेहद सब्र के साथ मुझे एक एक निवाला अपने हाथों से खिलाया। माहौल बहुत शांत और नाजुक था और देखते ही देखते मैंने पूरा कटोरा खाली कर दिया। मुझे पेट भरकर खाना खाते देखकर उसकी आंखों में एक हल्की सी राहत तैर गई। पेट भरते ही मेरे शरीर का सारा तनाव धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा, पर साथ ही दिल में एक अजीब सी छटपटाहट भी जगने लगी। रात गहरी हो रही थी और मेरी नजरें बार बार उस पर जाकर टिक जाती थीं। मेरी इस नजदीकी को महसूस करके उसने अचानक नजरें उठाईं और हमारी आंखें सीधे टकरा गईं। उसकी नम आंखें हल्की सी मिचमिचाईं, जैसे वह मुझे पढ़ने की कोशिश कर रही हो। मैं तुरंत होश में आया और बिल्कुल शांत आवाज में बोला, काफी देर हो चुकी है, खाना भी हो गया। कल मेरी क्लास है, मुझे अब घर जाना चाहिए। उसने ठंडे लहजे में कहा, मैं तुम्हें इस 12वीं मंजिल पर इसलिए नहीं लाई थी कि तुम वापस चले जाओ। मेरी आंखों में उलझन छा गई और डर फिर से रीढ़ की हड्डी में सरकने लगा। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने साफ कहा, आज से तुम यहीं रहोगे। मैंने तुरंत ना में सिर हिलाया। मेरा यह इनकार देखकर उसका वह गुस्सा जो उसने बड़ी मुश्किल से दबाया था, एक बार फिर उबल पड़ा। वह बिना पलक झपकाए मुझे घूरती रही। मैं बेबस होकर उसे देखता रहा और उसने मेरी तरफ देखकर हुक्म देने वाले अंदाज में कहा, इधर आओ। मेरा दिल बैठ गया। मैंने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और लाचारी भरे लहजे में कहा, प्लीज ऐसा मत करो। मेरे इस खिंचे खिंचे और रूखे व्यवहार को देखकर उसके दिमाग में फिर से शाम का नजरा कौंध गया। कैसे आचेन और झू शान शान एक साथ हंस हंस कर बातें कर रहे थे, मजे से नाइट स्नैक का प्लान बना रहे थे। फिर मेरे साथ आते ही उसके पास सिर्फ ये नफरत और दूरी क्यों बच जाती है? उसने कड़क आवाज में कहा, जल्दी करो। उसके गुस्से के आगे मजबूर होकर मैंने झुककर उस औरत के खूबसूरत गाल पर एक हल्का सा बोसा दे दिया, पर उसका कंट्रोल पूरी तरह छूट चुका था। भले ही मैंने 1000 बार सफाई दी थी कि झू शान शान सिर्फ मेरी एक साधारण दोस्त है और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फू शुएंग मानने को तैयार ही नहीं थी। अब और बहस करने की ताकत मुझमें नहीं थी, इसलिए मैं चुपचाप इस दम घोटू माहौल को सहाता रहा। अगली सुबह जब मैं बाथरूम में गया तो मेरा सीना भारी हो रहा था और शरीर पूरी तरह टूट चुका था। मैं बार बार चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था ताकि मन में भरे इस तनाव और उलझन को धो सकूं। फू शुइंग मेरे पीछे आकर चुपचाप दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसकी जिद्दी अधिकार जताने वाली भावना अभी भी खत्म नहीं हुई थी। लगातार कई दिनों से उसके मन में चल रहा शक, जलन और बेचैनी उसकी भावनाओं को शांत नहीं होने दे रही थी। मैंने आईने में उसकी परछाई को देखा और मन ही मन बेहद बेबस महसूस किया। साफ था कि हमारे बीच के मतभेद बहुत पहले ही एक दूसरे को थका चुके थे, फिर भी वह अब भी हमें एक दूसरे से बांध कर रखने पर अड़ी हुई थी। लंबे समय तक चले इस मानसिक तनाव ने मेरी सारी ताकत खत्म कर दी थी। मैंने लंबी सांस छोड़ी और दोबारा बिस्तर पर लेट गया। आखिरकार गहरी नींद में चला गया। जब दोबारा आंख खुली तब आधी रात हो चुकी थी। पूरे शरीर में तेज भूख फैल चुकी थी। मैंने धीरे से उसका हाथ हटाया
और नंगे पैर उठकर कपड़ों वाले कमरे की ओर चला गया। मेरी नजर अलमारी पर पड़ी। पहले जहां महिलाओं के कपड़े करीने से रखे रहते थे, वहीं अब उसका लगभग आधा हिस्सा बिल्कुल नए पुरुषों के कपड़ों से भरा हुआ था। पुरुषों के सभी कपड़े बिल्कुल सही नाप के थे। गहनों की अलमारी में भी कई कीमती और खूबसूरत पुरुषों के आभूषण रखे हुए थे। एक पल में मुझे सब समझ आ गया। असल में उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह मुझे इसी दुनिया में कैद करके रखेगी और हमेशा अपने पास बांध कर रखेगी। लेकिन इस वक्त तेज भूख ने बाकी सारी सोच को दबा दिया था। मैंने यूं ही एक ढीला ढाला कपड़ा पहना और लड़खड़ाते हुए रसोई में चला गया। मैंने झटके से फ्रिज खोला। अंदर तरह तरह के खाने को देखते ही लंबे समय से दबाकर रखी मेरी भूख पूरी तरह फूट पड़ी। मैं फर्श पर बैठ गया और बड़े बड़े निवाले खाने लगा। लंबे समय से चल रही भावनात्मक थकान और अंदरूनी संघर्ष ने मुझे इस हद तक पहुंचा दिया था कि मैं अपने भीतर के खालीपन और उजाड़पन को केवल पेट भरकर ही शांत करना चाहता था। पूरे फर्श पर खाने के पैकेट बिखरे पड़े थे। मैं लगातार खाते जाने में डूबा हुआ था, मानो इसी के जरिए अपने भीतर के दर्द और अकेलेपन को कम करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ निंगिन गहरी नींद से अचानक जाग गया। उसने एक बुरा सपना देखा था। सपने में उसने देखा कि मैंने अपनी कपल रिंग उतारकर उसे जोर से फेंक दिया और दृढ़ता से मुड़कर वहां से चली गई। फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। घबराहट ने अचानक उसके होश उड़ा दिए। आंखें खुली तो उसके पास कोई नहीं था। उसका दिल अचानक बेचैनी से कस गया। वह तुरंत उठकर मुझे ढूंढने लगा। मंद रोशनी में उसने देखा कि मैं अकेली ठंडी फर्श पर बैठी हुई थी। आसपास खाने के टुकड़े बिखरे पड़े थे और मैं लगातार पेस्ट्री अपने मुंह में डाल रही थी। मेरी हालत बेहद अस्त व्यस्त और उदास लग रही थी। खुला हुआ फ्रिज और चारों तरफ फैली गंदगी देखकर उसके कदम अचानक रुक गए। उसके सिर में अचानक दर्द होने लगा। आचेन एक साथ इतना सारा खाना कैसे खा सकती है? उसी वक्त मेरी नजर अचानक उसकी नजरों से जा मिली। मेरा दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठा। वह चुपचाप मुझे देखता रहा, फिर जमीन पर पड़े पैकेटों और खुले फ्रिज की ओर देखा। आचेन, तुमने इतना सारा खाना क्यों खा लिया? तुमने पहले कभी ऐसा नहीं किया। वह एक कदम आगे बढ़ा और उसकी आवाज अचानक कुछ तेज हो गई। मैं इसे कैसे नजरअंदाज कर सकता हूं? तुमने एक साथ इतना सारा खाना खा लिया है। मैं भी इसे देखकर परेशान हो जाऊं। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। दिल के अंदर उठ रही घबराहट और शर्म को दबाते हुए हाथ में पकड़ी पेस्ट्री नीचे रख दी और भी ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर मैं उससे नजरें मिलाना नहीं चाहता। मुड़ी और तेजी से बाथरूम पीछे से दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। तेज बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। मैं झुक गई और उल्टी करने लगी जब तक मेरा पेट पूरी तरह खाली नहीं हो गया। बाहर से उसके दरवाजा खटखटाने की आवाज लगातार आती रही। उसकी आवाज में साफ घबराहट थी। चेन, दरवाजा खोलो। तुम कैसी हो? कहीं तबीयत तो खराब नहीं है? मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं देखना चाहती, लेकिन तुमने अभी इतना सारा खाना खाया है। अगर पेट में तकलीफ हुई तो क्या होगा? चेन, गुस्सा मत करो। दरवाजा खोलो और मुझे तुम्हें देखने दो, ठीक है? मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चुपचाप अपने अंदर की बेचैनी और तकलीफ को सहती रही। थोड़ा संभलने के बाद मैं वॉशर बेसिन के पास गई और बार बार ब्रश करने लगी। जब तक मुंह का स्वाद पूरी तरह खत्म नहीं हो गया, मैं ब्रश करती रही। बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज अब भी जारी थी। चेन, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, दरवाजा खोलो, वरना मैं लॉक तोड़ दूंगा। मैं बेहद शांत भाव से दरवाजे के पास गई और उसे खोल दिया। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं दरवाजे पर बिल्कुल स्थिर खड़ी रही और ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा। तुमने आखिर कितना खाया है? क्या तुम्हें उल्टी जैसा लग रहा है? पेट में दर्द है? क्या हमें अस्पताल जाकर जांच करवानी चाहिए? लंबे समय से जमा हुआ गुस्सा और दबा हुआ आक्रोश आखिरकार पूरी तरह फूट पड़ा। मैंने जोर से उसका हाथ झटक दिया और चिल्लाकर कहा, मैंने कहा ना, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम इतनी जबरदस्ती करना बंद नहीं कर सकते? मेरे अचानक बदले हुए रवैये से वह वहीं ठिठक गया। उसकी आंखें हल्की लाल हो गईं, लेकिन उसने फिर भी अपने आंसुओं और दर्द को दबाने की कोशिश की। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हारी चिंता कर रहा हूं। चेन, आखिर हुआ क्या है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? मुझे बताओ, मैं खुद को बदल लूंगा। तुम नहीं बदल सकते। मेरी आवाज गुस्से से भरी हुई थी और उसमें व्यंग्य साफ झलक रहा था। क्या तुम अपने अंदर की उस जिद्दी प्रवृत्ति को बदल सकते हो? क्या तुम बिना वजह हर बात पर शक करना बंद कर सकते हो? मैंने तुम्हें अनगिनत बार बताया है कि झो शाशा का मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन तुमने कभी मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। उसका शरीर अचानक कांप उठा। उसके होंठ हिले और आवाज में हल्की सिसकी घुल गई। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, मुझे बस डर लगता है। मुझे डर है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर न चली जाओ। चेन, मेरे पास अब सिर्फ तुम हो। तुम्हें बस सिर्फ खुद को ही मेरी भावनाएं और ज्यादा उग्र हो गई। तुमने मुझे यहाँ कैद करके रखा है, मुझे अपनी निजी संपत्ति समझा। तुमने कभी मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं इसके लिए तैयार हूं या नहीं। मैं बस तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता था। मैं तुम्हें सबसे अच्छी चीजें देना चाहता था। मुझे लगा था कि ऐसा करने से तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। वह उलझन और दर्द में थी।
उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं अचानक क्यों टूट गया। उसकी आंखों में मौजूद सच्चाई को देखकर मेरे दिल के गुस्से में भी एक ऐसी बेचैनी घुल गई जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। मेरी आंखें खाली और बेरुखी से भरी थीं। मैंने शांति से उसका हाथ हटा दिया, उसकी उदास अभिव्यक्ति को नजरअंदाज करते हुए बेरुखी से कहा, अब मेरे पीछे मत आना। इतना कहकर मैं एक तरफ से निकल गया और लिफ्ट की ओर चल पड़ा। लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। तभी पीछे से अचानक एक हलचल हुई। फू शुइंग दौड़कर आई और मुझे पकड़ लिया। मैं गहरी खामोशी में डूबा रहा और काफी देर तक कुछ नहीं बोला। उसने फिर कहा, क्या तुम नहीं रुक सकते? कम से कम मेरे साथ ठीक से 2 शब्द तो बोल लो। मेरी आवाज में जरा भी गर्माहट नहीं थी। फू शुइंग, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। महिला का दिल अचानक कस गया। दोनों काफी देर तक चुप रहे। फू शुइंग की आवाज में थकान साफ झलक रही थी। तुम यहीं चुपचाप मेरा इंतजार करो, कहीं मत जाना। मैं वहीं बिना हिले खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वह एक सफेद ढीला ढाला नाइट गाउन लेकर आई। उसने हाथ बढ़ाकर मेरी शर्ट के बटन खोलने चाहे। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। मेरे होंठों पर एक हल्की बेरुखी भरी मुस्कान आई और उसके बटन खोलने वाले हाथ अचानक रुक गए। मैं बस तुम्हें थोड़ा आराम देना चाहती हूँ। लंबे समय से जमा हुआ विरोध आखिरकार पूरी तरह फूट पड़ा। मैंने हाथ उठाकर उसके हाथ को जोर से झटक दिया। उस पल की आवाज बेहद साफ सुनाई दी और पूरा माहौल अचानक जम गया। फू शुइंग वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। उसकी आंखों में हैरानी और अविश्वास था। उसने कभी किसी से इस तरह का व्यवहार नहीं सहा था। शियांग चेन, तुम्हें मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करना जरूरी है? मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने पहले ही कहा था, मुझे मजबूर मत करो और मुझे कैद करके रखने की कोशिश भी मत करो। उसकी सांसें भारी हो गईं और उसकी भावनाएं नियंत्रण से बाहर होने लगी। आखिर मुझे क्या करना होगा ताकि तुम मुझसे इस तरह दूर ना भागो? तुम कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। मैं इस तरह बंद कर रहने वाले रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे शक और नियंत्रण को भी स्वीकार नहीं कर सकता। वह धीरे धीरे मेरे करीब आई और मेरे होंठों से अपने होंठ मिला दिए। उसके इस व्यवहार में लंबे समय से जमा जिद और दुख था। मैं पीछे हटने को तैयार नहीं था और मजबूती से उसका जवाब दिया। काफी देर बाद उसने अपना सारा कठोर रवैया छोड़ दिया। उसने नाइट गाउन उठाया और मुझे पहनाने लगी। मैं सीधे खड़ा रहा। उसकी आंखों से सारी कठोरता गायब हो चुकी थी और वहां सिर्फ बेबसी थी और उदासी बची थी। शियांग चेन, इसे मेरी विनती समझो। क्या तुम खुद से मुझे एक बार चूम सकते हो? मैं कुछ पल के लिए ठिठक गया। मैं अब इस विवाद को और नहीं बढ़ाना चाहता था। मैंने हाथ उठाकर उसकी कमर को हल्के से थाम लिया और उसके होंठों के कोने को बहुत हल्के से छुआ। उसकी आंखों में हल्की कोमलता थी जिसमें गहरी उदासी भी मिली हुई थी। जियांग चेन, अपने पूर्वाग्रहों को थोड़ा छोड़ने की कोशिश करो और धीरे धीरे मुझे पसंद करने की कोशिश करो, ठीक है? मेरा दिल अचानक भारी हो गया। हमारे बीच का बड़ा अंतर, लंबे समय से चली आ रही दूरी और इस दबाव भरे रिश्ते की हर बात मुझे याद दिला रही थी कि हम दोनों वास्तव में एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। मैंने उसकी नजरों से बचते हुए एक साधारण बहाना बनाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सोना है। इतना कहकर मैं मुड़ा और बेडरूम में वापस चला गया। मेरी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत, उसने मुझसे बहस करके पीछे आने की कोशिश नहीं की। उसने तेज मुख्य लाइट बंद कर दी और सिर्फ एक हल्की बेडसाइड लाइट जलती रहने दी। वह झुककर मेरे बालों को हल्के से सहलाने लगी और मेरे माथे पर एक कोमल गुड नाइट किस दिया। फिर चुपचाप मुड़कर बेडरूम से बाहर चली गई। कमरा तुरंत शांत हो गया। मेरे दिल में अचानक एक ऐसी खालीपन की भावना उठी जिसे मैं खुद भी समझ नहीं पाया, लेकिन मैंने जल्द ही खुद को संभाल लिया और इस अनचाही भावना को दबा दिया। मैं और वह मूल रूप से एक ही रास्ते के लोग नहीं थे। उसका यह अस्थायी लगाव आखिरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। जब उसका नया आकर्षण खत्म हो जाएगा तो सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाएगा। मेरा सिर भारी हो रहा था और जल्द ही मैं गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह फोन के अलार्म ने मुझे जगा दिया। मेरी बाहों में एक और व्यक्ति था। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई और मेरे होंठ हल्के से मुड़ गए। फू शुइंग, उठो। मुझे याद था कि पिछली रात मेरा पेट ठीक नहीं था और मुझे स्कूल भी जाना। वही चुपचाप मुझे दवा खिला रही थी और धैर्य से मेरे पेट को गर्म रखने में मदद कर रही थी। जब इंसान मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होता है तो वह स्वाभाविक रूप से किसी की कोमलता का सहारा लेने लगता है। तभी उसने धीरे धीरे आंखें खोली और नरम आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग आचेन। मैंने बिना कोई भाव दिखाए उसका हाथ हटा दिया और उठकर बिस्तर से नीचे उतर गया। वह भी मेरे साथ उठ गई। उसकी आवाज गंभीर थी और उसमें साफ चिंता थी। जियांग चेन, आगे से ठीक से खाना खाना, अपने शरीर को इस तरह परेशान मत करना, ठीक है? मैं वहीं खड़ा रह गया, कोई जवाब नहीं दिया और मुड़कर बाथरूम में चला गया। मैं अपने दांत साफ करने लगा। मेरी उंगलियां तौलिए को टटोल रही थीं और मन में अपराध बोध, उलझन भरी हुई थी। फू शुइंग का रूप बेहद आकर्षक था। वह ऐसी थी जो हमेशा लोगों की नजरों में अलग ही चमकती। इसके विपरीत मेरा जीवन बहुत कठिन रहा था।
मैं बचपन से ही अनाथालय में पला बड़ा था और जिन अमीर जैविक माता पिता की बात होती थी उन्होंने मुझे कभी थोड़ी सी भी गर्मजोशी नहीं दी। मैंने कभी उस झूठे और ठंडे पारिवारिक प्रेम की उम्मीद नहीं की थी और न ही मैं कभी यह विश्वास कर पाया कि फू शुइंग का यह गहरा लगाव आखिर कितने समय तक बना रहेगा। अनाथालय की शिक्षिका ने एक बार कहा था, प्यार अक्सर बदलता रहता है। मैंने इस बात को हमेशा याद रखा था और कभी भी किसी की गर्मजोशी में जरूरत से ज्यादा नहीं उलझा। मैं खुद को हमेशा संयमित और होश में रखने की कोशिश करता था। मैं लगातार अपने मन में उसके लिए पैदा हो रही परवाह को नकारता रहा। मुझे लगता था कि अगर मैं भावनाओं में नहीं उलझूंगा तो किसी रिश्ते का बंधन मुझे परेशान नहीं करेगा। दोनों ने तैयार होकर बाहर जाने की तैयारी की। मैं लिफ्ट की ओर जाने ही वाला था कि वह अचानक मुड़कर रसोई में चली गई और मुझे देखते हुए बोली, फिर से खाली पेट बाहर जाने वाले हो? तभी मुझे नाश्ते की बात याद आई। मैंने थोड़ा झिझकते हुए समझाया, कल रात बहुत ज्यादा खा लिया था इसलिए अभी भूख नहीं है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने राइस कुकर खोला और गर्म पिडान शोरबा की खुशबू फैल गई। उसने आधा कटोरा निकाला और मेरे सामने रख दिया। उसका स्वर शांत था लेकिन ऐसा था जिसे मना करना मुश्किल था। थोड़ा खा लो। मैंने कटोरे में रखे शोरबे को देखा। मन के अंदर स्वाभाविक रूप से विरोध हो रहा था। उसने एक नजर में मेरे विचार समझ लिए और उसकी आंखें थोड़ी सख्त हो गईं। इसे खत्म करके जाना, शरीर से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। मैं मना नहीं कर सका। मैंने कटोरा उठाया और जल्दी से पी लिया। इसके बाद उसने तुरंत गर्म पानी और पेट के लिए दवा मेरी ओर बढ़ाई। दवा खा लो। मैंने चुपचाप दवा लेकर पानी के साथ निगल ली। मैं पहले चलता हूं, देर हो जाएगी, स्कूल के लिए देर हो रही है। मैंने इतना कहा और लिफ्ट की ओर बढ़ने लगा। उसकी आवाज में साफ नाराजगी थी। इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो? मेरे कदम वहीं रुक गए। मुझे सच में देर हो रही है। वह धीरे धीरे मेरी ओर आई। तुम स्कूल पैदल जाने वाले हो? मैं एक पल के लिए शब्दहीन हो गया। अभी मेरा पूरा ध्यान यहां से जल्दी निकलने पर था और मैंने आने जाने के बारे में सोचा ही नहीं था। मैंने उसकी ओर देखा। क्या तुम मुझे वहां छोड़ सकती हो? उसका स्वर नरम था। मुझे एक बार धन्यवाद बोल दो, फिर मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगी, ठीक है? मैंने हल्का सा रुककर उसकी बात मानी और उसके हाथ को हल्के से छुआ। इतना काफी नहीं है, उसने धीमे स्वर में कहा। मैंने ज्यादा बहस नहीं की और बस हल्के से उसके हाथ पर हाथ रख दिया। थोड़ी देर बाद हम अलग हो गए। वह कोमल लेकिन संयमित थी। उसने हाथ बढ़ाकर मेरी शर्ट के बटन ठीक किए। शाम को वापस आकर मेरे साथ थोड़ा समय बिताना। मैंने उसकी नजरों से बचते हुए कोई जवाब नहीं दिया और मुड़कर लिफ्ट में चला गया। लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए और फू शुइंग की आंखों में मौजूद उम्मीद और कोमलता मेरी नजरों से ओझल हो गई। मैं ठंडी दीवार से टिक गया और लंबी सांस छोड़ी। इन दिनों का लगातार तनाव किसी ऐसी जाल की तरह था जिससे निकलना मुश्किल था। मुझे लगा था कि अब मैं एक शांत जीवन जी पाऊंगा, लेकिन किसी साजिश में मुझे नशीली चीज देने की घटना ने मुझे फू शुइंग के साथ इस उलझे हुए रिश्ते में खींच लिया था। कार आराम से स्कूल के गेट तक पहुंची। मैंने दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे अंदर चला गया। मुझे डर था कि कहीं रियर व्यू मिरर में उसकी नजरों का सामना न करना पड़े। जैसे ही मैं कक्षा में पहुंचा, जो शान शान कॉपियां लेकर मेरी ओर आई। जियांगचेन, कल तुम अचानक चले गए थे, सब ठीक था? मेरा दिल थोड़ा घबरा गया और मैंने जल्दी से सिर हिला दिया। कुछ नहीं हुआ, घर में थोड़ी जरूरी समस्या थी। जो शान शान ने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसने बस अपने नोट्स मेरी ओर बढ़ा दिए। ये कल के जरूरी नोट्स हैं, तुमसे छूट गए थे इसलिए मैंने तुम्हारे लिए लिख दिए। मैंने नोट्स ले लिए। मेरी उंगलियां अनजाने में उसकी उंगलियों से छू गईं तो मैं तुरंत थोड़ा पीछे हट गया। पिछली कुछ घटनाओं के बाद मैं किसी भी लड़की के बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी काले सूट पहने कई बॉडीगार्ड अचानक कक्षा में आ गए। जियांग साहब, फुएक शाओजाई ने हमें पूरे दिन आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ रहने को कहा है। पूरी कक्षा की नजरें तुरंत मेरी ओर मुड़ गईं। किसी की नजर में जिज्ञासा थी, किसी में झुंझलाहट और किसी में उपेक्षा। चारों तरफ की फुसफुसाहटें मुझे सुई की तरह चुभ रही थीं। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, वापस जाओ। लेकिन आसपास खड़े बॉडीगार्ड फिर भी नहीं हटे। जियांग साहब, फुएक शाओजाई का आदेश है, हम उनके आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं कर सकते। मैं जानता था कि फू शुइंग एक बार जो फैसला कर लेती थी उसमें पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं होती। मैं मेज पर झुक गया और अपना चेहरा अपनी बाहों में छिपा लिया। मन पूरी तरह थक चुका था। मुझे कभी भी ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी जहां हर कोई मेरे आसपास घूमे। मुझे अमीर परिवार का नाम या पहचान नहीं चाहिए थी। मैं बस सामान्य तरीके से पढ़ाई करना चाहता था। ग्रेजुएशन के बाद एक स्थिर नौकरी पाना चाहता था और उन साजिशों व जिद्दी बंधनों से दूर रहना चाहता था। पूरे दिन की कक्षाओं में मेरा ध्यान कहीं नहीं था। मेरे दिमाग में बार बार फू शुइंग का चेहरा उभर रहा था। उसका कठोर लेकिन कोमल स्वभाव, उसकी जिद और उसकी कमजोरी, सब एक एक करके मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। मुझे मानना पड़ा कि दुनिया के हर प्रभावशाली पक्ष में अपनी पकड़ रखने वाली यह महिला मेरे दिल में अपनी छाप छोड़ चुकी थी। बस
मैं इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं इसे मानना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मुझे फिर से छोड़ ना दिया जाए। छुट्टी की घंटी बजते ही मैं जैसे ही स्कूल की इमारत से बाहर निकला, एक जानी पहचानी रोल्स रॉयस मेरे सामने आकर रुक गई। फू शुइंग पीछे की सीट पर बैठी थी। आचेन, इधर आओ। मैं कुछ पल झिझका, फिर झुककर कार के अंदर बैठ गया। वह तुरंत मेरे पास आ गई और स्वाभाविक रूप से मेरी बांह थामकर अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। उसके शरीर से आती हल्की गुलाब की खुशबू मेरी नाक के पास महसूस हो रही थी, जिससे मेरे तनाव से खिंचे मन को थोड़ी राहत मिली। आज स्कूल में अच्छे से रहे थे? उसने धीमे स्वर में पूछा, जैसे किसी बच्चे को प्यार से समझा रही हो। मैंने बस हल्की सी आवाज में जवाब दिया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। शायद उसने मेरी उदासी महसूस कर ली थी, इसलिए उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से मेरे गाल को छुआ। क्या तुम नहीं चाहते कि बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ रहें? मैंने उन्हें वापस भेज दिया है। मैंने अचानक उसकी ओर देखा। मेरी आंखों में हैरानी थी। मुझे लगा था कि वह हमेशा की तरह अपनी जिद पर अड़ी रहेगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे लिए समझौता करेगी। आचेन, मुझे पता है कि पहले मैं बहुत ज्यादा जिद्दी थी। मैं हमेशा तुम्हें अपने पास बांध कर रखना चाहती थी और तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करती रही। मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगे, डर था कि तुम हवा की तरह मेरी जिंदगी से गायब हो जाओगे। मैं बचपन से ही एक अमीर परिवार में पली बड़ी हूं और मैंने हमेशा लोगों के बीच की चालाकियां और स्वार्थ देखे हैं। लेकिन तुम पहले इंसान हो जिसकी रक्षा करने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा देना चाहती हूं। मैं बदल सकती हूं, अपनी जिद बदल सकती हूं, अपना शक बदल सकती हूं। बस तुम मुझे खुद से दूर मत करो। उसकी आंखों में छिपी कमजोरी को देखकर मेरा दिल नरम पड़ गया। उसके प्रति मेरे पुराने विरोध और दूरी की भावना उस पल धीरे धीरे कम होने लगी। कार फू परिवार की हवेली में वापस पहुंची। मुख्य भवन में कदम रखते ही हमें शोर और रोने की आवाजें सुनाई दी। फू यी और जियांग यीबाई बैठक के बीचों बीच घुटनों के बल बैठे थे। फू दादाजी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और जियांग परिवार के माता पिता एक तरफ खड़े थे। मैं एक नजर में समझ गया कि फू शुइंग पुराने हिसाब किताब का फैसला करने वाली थी। फू शुइंग मेरा हाथ पकड़कर बैठक के बीच में ले गई। उसकी ठंडी और गंभीर उपस्थिति ने पूरे माहौल को तुरंत शांत कर दिया। फू यी, तुमने आचेन को नशीली दवा दी, जियांग यीबाई के साथ मिलकर उसे फंसाया और उसे म्यांमार भेजने की साजिश रची। अब इस हिसाब का फैसला करने का समय आ गया है। उसकी आवाज में जरा भी गर्माहट नहीं थी, वह बर्फ की तरह ठंडी थी। दीदी, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। जियांग यीबाई का चेहरा भी पीला पड़ गया। फू बड़ी बहन, मुझे फू यी ने बहकाया था। मुझ पर विश्वास करो और मुझे छोड़ दो। फू शुइंग की आंखों में ठंडी चमक दिखाई। तुमने मेरे इंसान को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसने दादाजी की ओर देखा। दादाजी, फू यी का चरित्र खराब है और वह फू परिवार की सदस्य कहलाने के योग्य नहीं है। उसे फू परिवार से निकाल दिया जाए और जीवन भर फू परिवार की हवेली में कदम रखने की अनुमति न दी जाए। जियांग यीबाई ने जियांग चेन को फंसाया है, इसलिए जियांग परिवार में उसके सभी अधिकार और पहचान छीन ली जाए और दक्षिण पूर्व एशिया में जियांग परिवार के कारोबार का नियंत्रण भी वापस ले लिया जाए। फू दादाजी ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाकर उसकी बात मान ली। जैसा शुइंग ने कहा है वैसा ही करो। जैंग परिवार के माता पिता ने यह सब सुना, लेकिन उनमें विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। जब मैंने फू यी और जैंग यीबाई को वहां से ले जाए जाते देखा तो मेरे मन में कोई खुशी नहीं थी, केवल एक तरह की राहत थी। आखिरकार गलत काम करने वालों को उनका उचित दंड मिल गया था। सब कुछ निपटाने के बाद फू शुइंग मेरा हाथ पकड़कर 12वीं मंजिल के कमरे में वापस ले गई। इस बार वे पहले की तरह जबरदस्ती मेरे करीब नहीं आई। वह बस चुपचाप मेरे पास बैठ गई। आचेन, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैंने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाकर उसे हल्के से गले लगा लिया। यह पहली बार था जब मैंने खुद आगे बढ़कर उसे गले लगाया था। उसका शरीर एक पल के लिए ठिठक गया, फिर उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं बस डरता हूं कि शायद तुम्हारा यह लगाव सिर्फ एक नया आकर्षण है। मुझे डर है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। आचेन, मेरी नजरों में तुम सबसे अच्छे हो। मैंने जिसे अपने जीवन का साथी माना है उसके लिए मेरी भावना कभी नहीं बदलेगी। तुम्हारा अतीत कैसा भी रहा हो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ तुमसे मतलब। उस रात हम बस एक दूसरे को गले लगाकर सो गए। उसकी शांत सांसें मेरे पास महसूस हो रही थीं। उनमें गर्माहट और सुकून था। पहली बार मुझे इतनी शांति से नींद आई। न कोई बुरा सपना था, न बेचैनी, बस मन में पूरी तरह सुकून था। अगली सुबह सूरज की रोशनी बड़ी खिड़की से कमरे में आकर हम दोनों पर पड़ रही थी।
फू शुइंग आंखें खोलकर मुझे देख रही थी और उसकी आंखों में केवल कोमलता थी। वह मुझे नाशपाती के फूलों वाले पेड़ों के पास ले गई। यही वह जगह थी जहां हम पहली बार मिले थे। उस समय मैं सामान्य कपड़े पहने वहां किताब पढ़ रहा था और वह कुछ दूरी पर खड़ी होकर काफी देर तक मुझे देखती रही थी। अब हम दोनों उन्हीं फूलों के पेड़ों के नीचे साथ खड़े थे। आचेन, 2 महीने पहले मैंने तुम्हें पहली बार यहीं देखा था और उसी पल मुझे तुमसे लगाव हो गया था। फू शुइंग ने जेब से साधारण चांदी की अंगूठी निकाली और धीरे से मेरी अनामिका में पहना दी। मैंने भी दूसरी अंगूठी उठाई और धीरे धीरे उसकी अनामिका में फिर मैंने झुककर उसके होंठों को हल्के से चूमा। दिन एक एक करके गुजरते गए। फू शुइंग ने सच में अपनी जिद और शक को बदल दिया। उसने मुझे जबरदस्ती अपने पास कैद करके रखना बंद कर दिया। वह मेरे साथ स्कूल जाती, कक्षा की आखिरी पंक्ति में बैठकर चुपचाप मुझे देखती रहती। जब मैं रात देर तक पढ़ाई करता तो वह चुपचाप मेरे लिए गर्म दूध लेकर आती। मैंने भी धीरे धीरे अपने सारे डर और संदेह छोड़ दिए। मैंने उसके प्यार को सहजता से स्वीकार कर लिया और पूरे दिल से उससे प्रेम करने लगा। सर्दियों के त्योहार वाले दिन मौसम बेहद अच्छा था और मैं अभी अभी 23 साल का हुआ था। फू शुइंग मुझे सुबह सुबह लेकर विवाह पंजीकरण कार्यालय गई और हमने शादी का प्रमाण पत्र ले लिया। लाल रंग की वह किताब हाथ में बहुत भारी लग रही थी, लेकिन उसमें हमारी खुशी भरी हुई थी। वह विवाह प्रमाण पत्र में लगी तस्वीर को देखकर किसी बच्चे की तरह मुस्कुरा रही थी। हमारी शादी सादगी और गर्मजोशी से हुई। कोई दिखावा या फिजूल खर्ची नहीं थी। बस करीबी रिश्तेदार और दोस्त मौजूद थे। फू दादाजी हमें देखकर बेहद संतुष्ट थे। मैं पूरी जिंदगी शुइंग के साथ अच्छा व्यवहार करूं। शादी के बाद का जीवन साधारण लेकिन खुशहाल था। मैंने सफलतापूर्वक विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी की और फूशी ग्रुप में शामिल होकर फू शुइंग के साथ कारोबार संभालने लगा। वह अब भी व्यापार की दुनिया में प्रभावशाली अमीर परिवार की बेटी थी, लेकिन मेरे सामने हमेशा उसका कोमल और गर्व भरा रूप ही दिखाई देता था। मैं अब वह आत्मविश्वास की कमी और संवेदनशीलता से भरा अनाथालय का लड़का नहीं रहा था। फू शुइंग की वजह से मुझे एक परिवार मिला, प्यार मिला और ऐसा इंसान मिला जिसकी जीवन भर रक्षा करना चाहता था। और मैं और फू शुइंग तमाम उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार जीवन भर एक दूसरे के साथ रहे। शाम के समय मैं और फू शुइंग बड़ी खिड़की के पास एक दूसरे के करीब बैठे बाहर शहर की रोशनियों को देख रहे थे। वह मेरी बाहों में सिर टिकाकर धीरे से बोली, आचिन, अच्छा हुआ उस समय मैंने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। अच्छा हुआ कि हम एक दूसरे से दूर नहीं हुए।